हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या पढ़ रहे थे कल हम? क्या पढ़ रहे थे? रतन से। चलो बताओ। देख, गोहिल वंश था, उसकी स्थापना किसने की थी? कब की थी? ऐसा हमें कौन से अभिलेख से पता चलता है? कब का है वो अभिलेख? कौन से राजा के टाइम का? वो गोहिल का कौन सा वंशज था? कौन से मंदिर की जानकारी है? और जावर में कौन से उद्योग की जानकारी है? इस गोहिल वंश की कितनी शाखाएं थी? ये कौन से हिंदू थे? गोहिलों ने कहाँ कहाँ राज किया था? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और साहबपुरा। मेवाड़ के पुराने नाम क्या क्या थे? गोहिल वंश में पहला बड़ा राजा कौन हुआ यहाँ पे? कौन से ऋषि को बहुत मानता था? उनके आशीर्वाद से क्या जीता था? कब जीता था? किसको हरा के जीता था? पर राजधानी कहां बनाई अपनी? नागदा में मंदिर किसका बनवाया? खुद को क्या मानते थे? चित्तौड़ में किसका मंदिर बनवाया जो आजकल क्या कहलाता है? कौन सी धातु के सिक्के जारी किए? कितने ग्रेन का सिक्का था? मुस्लिम सेना को हराते हुए कहां तक चला गया? गजनी में किसको हटा के आया? किसको बना के आया? उसका मिलिट्री कैंप कहां पर लगाया गया था? रावलपिंडी कहां पर था? और किससे उसकी तुलना की जाती है? चार्ल्स मार्टेल से तुलना किसने की थी? ये चार्ल्स मार्टेल कौन से देश का था? उसकी उपाधियां क्या क्या थी? हिंदू, सूरज, राजगुरु और चक्र। और वास्तविक नाम क्या था? अल्लट का एक और नाम क्या था? सारणेश्वर प्रशस्ति गति। उसने राजधानी कहां बनाई थी? आहड़ में किसका मंदिर बनवाया? किसकी स्थापना की? नौकरशाही। किसकी की? नौकरशाही। अमात्य किसको कहते हैं? अक्षपटली कौन होता है? आय व्यय का अधिकारी। संधि विग्रह कौन होता है? राजा की प्रशंसा करने वाला क्या कहलाता है? और राजवैद्य कौन होता है? और सारणसो प्रशस्ति और कौन सी व्यवस्था की जानकारी देती है? कर व्यवस्था। शक्ति कुमार का आठपुर अभिलेख था, उसकी मम्मी का नाम क्या था? और उसकी हूण रानी का नाम क्या था? जिसने कौन सा? जयत्र सिंह ने भूताला के युद्ध में किसको हराया? और इस युद्ध की जानकारी कौन सी किताब देती है? हमीर मदमर्दन। किसने लिखी थी? इसमें हमीर कौन है? उसकी भागती हुई सेना क्या लूट लेती है? तो नई राजधानी कहां बनाएगी? 1248 में दिल्ली के कौन से सुल्तान को हराया गया? आहड़ को किससे मुक्त करवाया गया? उसके सेनापति कौन कौन थे? कौन का था उसका शासनकाल? मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल था। तेज सिंह की रानी जैतल देवी ने कौन सा मंदिर बनवाया? उसके टाइम में कौन सा ग्रंथ चित्रित किया गया? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कहां पे किया गया? कब किया गया? किसके द्वारा किया गया? रतन सिंह के छोटे भाई का नाम क्या था? कुंभकर्ण कहां चला गया था? गोहिल वंश की कौन सी शाखा का शासन? उसकी रानी का नाम क्या था? वो कहां की राजकुमारी थी? उसके पिताजी का नाम क्या था? उसकी मम्मी का नाम क्या था? अलाउद्दीन को उसके बारे में कौन बताता है? ये बड़ा हमने। थोड़ा सा आगे देखते हैं इसे। पंद्रह सौ चालीस में यूपी में एक जगह पड़ती है जौनपुर। कौन सी जगह? और वहां जौनपुर में एक राइटर है, उन राइटर का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। क्या नाम है? कहां के राइटर हुए मलिक मोहम्मद जायसी? जौनपुर। जौनपुर कहां पड़ता है? यूपी। अयोध्या सुना है? अयोध्या। अयोध्या के पास में जौनपुर नाम की जगह पड़ती है। अयोध्या के आसपास का जो इलाका है उसको बोलते हैं अवध। क्या बोलते हैं? तो अवध की जो भाषा वो कौन सी हो जाएगी? अवधी। अवध की भाषा कौन सी? आप में से अवधी भाषा सबको आती है, क्योंकि आप सबने हनुमान चालीसा पढ़ा है। हनुमान चालीसा पढ़ा है? हनुमान चालीसा की भाषा कौन सी है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो पढ़ रखा है। वो वाली भाषा कौन सी है? अवधी। इस अवधी भाषा में मलिक मोहम्मद जायसी ने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम है पद्मावत। कौन सी बुक लिखी? पद्मावत नाम की बुक लिखी। किसने लिखी? कब लिखी? कौन सी भाषा में लिखी? वो खुद कहां का रहने वाला था? कहां का था? रानी चित्तौड़ की कहानी बैठ के लिख रहा है जौनपुर। कहानी कहां बैठ के लिख रहा है? रानी 1300 की लिख रहा है 1540। रानी की जानकारी राजस्थानी में वो किस में लिख रहा है? तो कई नमक मिर्च लग गए। फिर उसने तोतार मेनार अपनी तरफ से जोड़ दाड़ लिए, है ना। तो कहानियों में इतिहास नहीं होता, कहानियां कहानियां ही होती है, इतिहास अलग चीजें होती है। और हमारे साथ समस्या ये रही कि हमने कहानियों को क्या मान लिया? इतिहास। इसलिए अपने बाकायदा हिस्ट्री किताबों में आता है एक तोता था, तोता आया। अरे यार, हिस्ट्री वाले तो मत लिखो। दादा दादी कहानियां सुनाए, बच्चों को इंटरेस्ट आना चाहिए कि कैसे पता चला कि तोता आके बता गया, अरे तोता बता देता है।
पर कम से कम इतिहासकार तो इन बातों का ध्यान रखे। पर इस बहाने अपने कम से कम ये बुक याद रखने की। मलिक मोहम्मद जायसी की बुक का नाम क्या था? इसी में लिखो, एक कल लिख रहे थे वहीं लिखो। 1540 ईस्वी में, इन 1540 एडी, 1540 ईस्वी में, इन 1540 एडी, मलिक मोहम्मद जायसी ने, कोष्टक में जौनपुर लिख लेना, मलिक मोहम्मद जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ने, कोष्टक में जौनपुर लिखना भाई, ना यूपी में जगह पड़ती है। मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में पद्मावत नामक पुस्तक लिखी थी। रोट ए बुक नेम्ड पद्मावत इन अवधी लैंग्वेज। अवधी भाषा में पद्मावत नामक पुस्तक लिखी थी। रोट ए बुक नेम्ड पद्मावत इन अवधी लैंग्वेज। अवधी भाषा में पद्मावत नामक पुस्तक लिखी थी। रोट ए बुक नेम्ड पद्मावत इन अवधी लैंग्वेज। कब लिखी, किसने लिखी, कहां पे लिखी, कौन सी भाषा में लिखी, कौन सी लिखी, सारी बातें याद हो जाएगी आपके। अच्छा, अब अपने वापस हिस्ट्री में आते हैं। रतन सिंह के बारे में हमने दो बातें पढ़ी कि एक तो उसका भाई है कुंभकर्ण जो चला गया नेपाल और गोहिल वंश की कौन सी शाखा का शासन है, एक उसकी रानी का नाम है पद्मिनी, उसके बारे में किताब कौन सी लिखी गई है, पद्म। इस रतन सिंह के टाइम में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता। कौन आक्रमण कर देता? 1303 की बात है। कब की बात है? लाइन चेंज करके लिखो। पद्मिनी के बारे में हो गया, आगे लिखो। 1303 ईस्वी में, इन 1303 एडी, 1303 ईस्वी में, इन 1303 एडी, अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का राजा। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी अटैक ऑन मेवाड़। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ होती थी, तो कहीं आप चित्तौड़ भी पढ़ लो तो एक ही बात है। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी अटैक ऑन मेवाड़। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी अटैक ऑन मेवाड़। अब कोई भी राजा अटैक करेगा तो उस अटैक के कोई ना कोई कारण रहे होंगे, तो लिखो आक्रमण के कारण, कॉजेज ऑफ अटैक। आक्रमण के कारण, कॉजेज ऑफ अटैक। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का वो पहला राजा हुआ होगा जिसने साउथ इंडिया पर अटैक कर दिए थे। कहां अटैक कर दिए? वरना नॉर्थ वाले जल्दी से साउथ पे अटैक नहीं करते, साउथ वाले नॉर्थ की तरफ आते नहीं, क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशन पूरी अलग हो जाती। बीच में विंध्याचल पर्वतमाला आ जाती है, विंध्याचल से नॉर्थ अलग हो जाता है और साउथ अलग हो जाता है। अलाउद्दीन बड़ा साम्राज्यवादी राजा है। अलाउद्दीन का सपना था कि या तो दुनिया जीती थी सिकंदर ने, किसने जीती, या मैं जीतूंगा, मैं सिकंदर की तरह दुनिया जीतना चाहता हूं। तो उसने उपाधि धारण कर ली थी सेकंड सिकंदर। क्या धारण कर ली? मैं दूसरा सिकंदर हूं। वो तो कोई मौलवी साहब थे, उन्होंने समझाया कि दुनिया बाद में जीतना, भारत तो जीत, भारत ही लंबा चौड़ा पड़ा है, ये हो जाए तब दुनिया में चले जाना यार, ये खत्म नहीं होगा तेरे से इस जीवन में। तो उसने साउथ इंडिया पे भी अटैक किए। अब जो बंदा साउथ इंडिया पे भी अटैक कर रहा है, तो दिल्ली के नाक के पास में मेवाड़ पड़ा, तो मेवाड़ को तो कैसे छोड़ेगा। तो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, इसलिए उसने कहां पर अटैक कर दिया। और किसी भी राजा के आक्रमण के पीछे सबसे बड़ा कारण उसके साम्राज्य का क्या होता है? विस्तार। लिखो, एक नंबर लगा लिखो। अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी वांटेड टू एक्सपांड हिज एम्पायर। अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी वांटेड टू एक्सपांड हिज एम्पायर, एक्सपांशन करना चाहता था अपने एम्पायर का। वांटेड टू एक्सपांड हिज एम्पायर, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। कौन करना चाहता साम्राज्य का विस्तार? जिन दिनों अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली पर राज कर रहा था, उन दिनों दिल्ली पर अटैक कर रहे थे मंगोल। कौन कर रहे थे? मंगोलिया के जो लोग हैं उनको क्या बोलते हैं? मंगोल। और मंगोल बड़े दुर्धर्ष टाइप के आक्रमणकारी थे, जहां जाते वहां ढंग से तबाही मचाया करते थे, और वो दिल्ली की तरफ अटैक कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी बेचारा हाथाजोड़ी कर रहा था उनके आगे, जैसे तैसे करके अपना टाइम पास कर रहा था। अलाउद्दीन को यह लगता था कि कल को खुदा ना खास्ता मंगोल दिल्ली के अंदर घुस गए तो अपने कहां जाएंगे, इसलिए वो अपने लिए ऐसा सेफ हाउस देख रहा है, यदि मंगोलों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया तो मैं कहीं पर जाके रह सकूं, वहां पे जाके अपनी रक्षा कर सकूं। और ऐसा दिल्ली के पास में कोई अच्छा किला था, तो वो कौन सा था? चित्तौड़। कारण, चित्तौड़ का किला बहुत ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ, इसलिए जल्दी से दुश्मन किले के अंदर घुसे। किले के अंदर 84 तालाब है। कितने तालाब है? इसलिए पीने के पानी की पूरी व्यवस्था है ना। जल्दी से तो पानी भी समाप्त होगा नहीं। किले में खेती होती है, आप कभी जाना चित्तौड़ देखने, किले के अंदर खेती हो रही है, अंदर अपने अनाज भी उगा सकते हैं।
रास्ता बहुत कठिन है, तो दुश्मन अंदर भी नहीं आ पाएगा, अपने अंदर जाके बैठ जाएंगे, दुश्मन अंदर आ नहीं पाएगा, खाने पीने की पूरी प्रबंध है, तो अपने पास कौन सा किला होना चाहिए? तो चित्तौड़ का रणनीतिक महत्व है। कैसा महत्व है? लड़ाई, रण, रण का मतलब क्या होता है? लड़ाई। लड़ाई की दृष्टि से दिल्ली के पास में कोई अच्छा किला पड़ रहा था, तो किला कौन सा पड़ रहा था? दिल्ली के पास में राजस्थान है, और राजस्थान में किला कौन सा पड़ रहा था? चित्तौड़। अलाउद्दीन चाहता है कि कल को मेरी किसी से लड़ाई हो तो मैं मेरी रक्षा कहां पर बैठ के कर सकता हूं, इसलिए वो कौन से किले पे कब्जा करना चाहता है? देख लो, चित्तौड़ का किला एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित था। चित्तौड़ फोर्ट वॉज लोकेटेड ऑन हिल। चित्तौड़ फोर्ट वॉज लोकेटेड ऑन ए हाई हिल। चित्तौड़ का किला एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित था। चित्तौड़ फोर्ट वॉज लोकेटेड ऑन ए हाई हिल। अतः अलाउद्दीन के लिए इसका रणनीतिक महत्व था। अतः अलाउद्दीन के लिए इसका रणनीतिक महत्व था। So it had strategic importance for Alauddin. So it had strategic importance for Alauddin. अतः अलाउद्दीन के लिए इसका रणनीतिक महत्व था। So it had strategic importance for Alauddin. अलाउद्दीन के लिए इसका क्या था? रण, युद्ध, युद्ध है ना, रणनीति का मतलब युद्ध है। युद्ध की दृष्टि से किला बहुत अच्छी जगह पे था, तो उसको लगा ये ठीक रहेगा थोड़ा और देखना। ये दिल्ली, ये अपना इधर मेवाड़, मेवाड़ के इधर पास में जगह है गुजरात, इधर पास में पड़े मालवा। एक तरफ कौन सा? गुजरात, एक तरफ कौन सा? दोनों बहुत पैसे वाली जगह। गुजरात में बहुत पैसा, मालवा में बहुत पैसा। कारण गुजरात के पास तो समुद्र का तट लगता है, कोस्टल एरिया है, और जहां कोस्टल एरिया होगा वहां पर व्यापार ज्यादा, पर ट्रेड होगा कहां से? कोस्टल से। तो कोस्टल एरिया में व्यापार ज्यादा, व्यापार ज्यादा तो पैसे ज्यादा। मालवा में खेती बहुत अच्छी, काली मिट्टी है, काली मिट्टी में कपास वगैरह सारी फसलें बहुत अच्छी सी होती है। मालवा में फसलें ज्यादा होगी, फसलें ज्यादा होगी तो वहां पर टैक्स भी क्या होगा? ज्यादा। तो दो, जो दिल्ली में राजा बनता वो कोशिश करता कि दो जगह कब्जा कर ले, एक तो मालवा, एक कहां पे? लेकिन दिल्ली से मालवा भी बहुत दूर है, दिल्ली से गुजरात भी बहुत दूर है, इसलिए दिल्ली में बैठ के मालवा और गुजरात को कंट्रोल। इसलिए दिल्ली वाले क्या करते? दिल्ली वाले गुजरात आते, और गुजरात में जो कोई राजा होता है यहाँ पे उसको टैक्स ला रहे। अब वो दिल्ली वाला आके गुजरात बैठ गया, तो गुजरात वाला उसको क्या दे देता है? एक बार टैक्स। और फिर वो दिल्ली वाला कहता मैं वापस दिल्ली जा रहा हूँ, अगले साल चुपचाप वापस भेज देना। अगले साल गुजरात वाला कहला नहीं दे रहा, जो जी मैन वो कर लेना, क्योंकि गुजरात वाले को पता है कि दिल्ली से गुजरात हर साल आना संभव, बार बार सेना लेके भाई साहब आ जाए निकल आ जाए, एक बार आगे आगे 20 साल के अंदर कोई, अब बार बार कौन आएगा? इसलिए गुजरात और मालवा वाले जल्दी से दिल्ली को टैक्स देते। अलाउद्दीन दिमाग लगा रहा है कि यदि चित्तौड़ पे कब्जा कर लिया जाए तो गुजरात पे भी कंट्रोल और मालवा पे भी कंट्रोल। अपने एक बंदे को कहां बिठा दो? चित्तौड़, इधर भी कंट्रोल। दिल्ली से यदि गुजरात जाना है, यदि दिल्ली से मालवा जाना है, तो बीच में मेवाड़ है। बीच में क्या है? इसका मतलब है मेवाड़ ट्रेड रूट पे है। किस पे? ट्रेड रूट पे। कौन से ट्रेड रूट पे? दिल्ली से मालवा और दिल्ली से गुजरात। अलाउद्दीन इस ट्रेड रूट पे, इस व्यापारिक मार्ग पे क्या करना चाहता है? कब्जा। यदि रूट पे कब्जा हो गया तो व्यापार पे भी अपना क्या हो जाएगा? कब्जा। देखो देखो, चित्तौड़ दिल्ली से मालवा तथा गुजरात के व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। चित्तौड़ वॉज लोकेटेड ऑन ट्रेड रूट्स फ्रॉम दिल्ली टू मालवा एंड गुजरात। चित्तौड़ दिल्ली से मालवा तथा गुजरात के व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। चित्तौड़ वॉज लोकेटेड ऑन ट्रेड रूट्स फ्रॉम दिल्ली टू मालवा एंड गुजरात। चित्तौड़ दिल्ली से मालवा तथा गुजरात के व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। चित्तौड़ वॉज लोकेटेड ऑन ट्रेड रूट्स फ्रॉम दिल्ली टू मालवा एंड गुजरात। दिल्ली से मालवा तथा गुजरात के व्यापारिक मार्गों पर स्थित था तथा अलाउद्दीन इस व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। तथा अलाउद्दीन इस व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। एंड अलाउद्दीन वांटेड टू कंट्रोल ओवर दिस ट्रेड। तथा अलाउद्दीन इस व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। ये लिखो, नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। एंड अलाउद्दीन वांटेड टू कंट्रोल दिस ट्रेड। वांटेड टू कंट्रोल दिस ट्रेड। इस व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। वांटेड टू कंट्रोल दिस ट्रेड। 1299 की बात है। कब की बात है? अलाउद्दीन दिल्ली से गुजरात जा रहा है। दिल्ली से कहां जा रहा है? गुजरात। उन दिनों अपने मेवाड़ में राजा थे रतन सिंह के पिताजी। रतन सिंह के पिताजी का नाम था समर सिंह। क्या नाम था? मैं भी कह रहा हूं, यदि आपको दिल्ली से गुजरात और दिल्ली से मालवा जाना है तो रास्ते में क्या पड़ेगा? मेवाड़।
अब कोई भी राजा या कोई बंदा, मत करो अपने अपने यदि किसी के दूसरे के घर से अंदर से जाएंगे, किसी के दूसरे के खेत के अंदर से जाएंगे तो अनुमति लेनी पड़ेगी। मैं हमेशा कहता हूं गांव की ज्यादातर भाइयों भाइयों की लड़ाइयां यही है कि हमारे खेत के अंदर से नहीं जाने देंगे। गांव के खेती वाले अपने जो भी मुकदमे हैं, चाचा जी से बात इस बात की लड़ाई है कि हमारे खेत के अंदर से आपको रास्ता देंगे। आप तो जब एसटीएम बन जाओगे तब आपके पास में रेवेन्यू के मामले आएंगे। कौन से मामले? रेवेन्यू, जमीन। और जमीन वाले मामले आप देखना, सारी लड़ाइयां भाइयों भाइयों की है। इस भाई ने उस भाई पर केस कर रखा है, उस भाई ने उस पर कर रखा है। केस किसका? जमीन का। रास्ते की जमीन नहीं देंगे, ये हमारे बाढ़ इधर सरका आ गए थोड़ी सी, है ना, इन्होंने ये कर लिया, इन्होंने वो कर लिया, सारे मुकदमे ऐसे। तो अलाउद्दीन को यदि दिल्ली से गुजरात जाना, रास्ते में क्या आएगा? मेवाड़। मेवाड़ का राजा कौन है? समर सिंह। तो समर सिंह से परमिशन तो लेनी पड़ेगी। तो उसने समर सिंह को कहा कि भाई समर सिंह, मैं गुजरात जा रहा हूँ, क्या तेरे मेवाड़ के अंदर से होके जा सकता हूँ? समर सिंह ने कहा, नाथी का बड़ा है क्या कि जिसके जी में आया यहां से आया और निकल गया? टैक्स लगेगा। अपने एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, टोल टैक्स लगता है। उन्होंने कहा टोल टैक्स जमा करा, चला जा। अलाउद्दीन ने कहा भाई स्टाफ, तू राजा मैं राजा, इतना स्टाफ तो चल रहा है। उसने कहा ना ना, इस मामले में कोई स्टाफ नहीं, दोस्ती दोस्ती की जगह बिजनेस है, बिजनेस है हमारा। हम तो इस लोकेशन पर इसीलिए बैठे हैं कि इधर से इधर जाएगा तो भी टैक्स देगा, इधर से इधर जाएगा तो भी क्या देगा? टैक्स। तो अलाउद्दीन बेचारा समर सिंह को टैक्स दे के गया। फिर उसने समर सिंह कहा कि देख लेना, मैं तुम्हारे पर आक्रमण करूंगा। समर सिंह का वो तब का तब देखेंगे, एक बार टैक्स ला। अलाउद्दीन गुजरात गया, गुजरात लूटा उसने, बहुत ढंग से लूटा, खूब सारे पैसे मिले। चुपचाप दिल्ली चला गया। उसने समर सिंह से वापस कोई बातचीत, वो शायद इस बात को भूल भी जाता कि समर सिंह ने उसे टैक्स ले लिया था। पर भाई साहब, आस पड़ोस वाले ऐसी बातों को भूलने कब देते हैं? अब अलाउद्दीन कभी अपने दरबार में बैठ के गए कि मैं हिंदुस्तान का वो राजा हूं जिसे सब डरते हैं, और आगे जो 5-7 मंत्री बैठे रहते वो मुंह के हाथ लगा लगा के हंसते गए, कौन या मारते, देख कैसी बातें कर रहा है। अलाउद्दीन को किस बात की हंसी आ रही? ना ना, कोई पुरानी बात याद आ गई थी। कौन सी पुरानी? नहीं नहीं, हमारी कोई बात थी, नहीं बतानी पड़ेगी क्या बात थी। तो एक टोल टैक्स होता ना सर, टोल टैक्स। अलाउद्दीन बेचारा परेशान था, तो उसको बदला लेना पड़ा इस वजह से, क्योंकि आसपास वाले जीने, और छोड़ो, वो कभी गली में जा रहा होता तो बच्चे पीछे से आवाज लगा के बात देता, वो टोल टैक्स है। देखो देखो, अलाउद्दीन जब गुजरात जा रहा था, व्हेन अलाउद्दीन वाज गोइंग टू गुजरात, अलाउद्दीन जब गुजरात जा रहा था, अगला पॉइंट लिखना ना, कितने लिख लिए पहले अपने? चौथा लिख लो। अलाउद्दीन जब गुजरात जा रहा था, व्हेन अलाउद्दीन वाज गोइंग टू गुजरात, तब मेवाड़ के समर सिंह ने, देन समर सिंह ऑफ मेवाड़, तब मेवाड़ के समर सिंह ने, देन समर सिंह ऑफ मेवाड़, उससे कर वसूल किया था, कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम हिम, उससे कर वसूल किया था, कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम हिम, उससे कर वसूल किया था, कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम हिम, कलेक्ट किया टैक्स, कर वसूल किया था, कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम हिम। अतः वह इसका बदला लेना चाहता था, सो ही वांटेड टू टेक रिवेंज ऑफ इट, अतः वह इसका बदला लेना चाहता था, सो ही वांटेड टू टेक रिवेंज ऑफ इट, अतः वह इसका बदला लेना चाहता था, सो ही वांटेड टू टेक रिवेंज ऑफ इट, वो इसका क्या लेना चाहता था? अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जैत्री सिंह इल्तुतमिश को हरा देता है, जैत्री सिंह नासिरुद्दीन महमूद को हरा देता है, समर सिंह अलाउद्दीन से टैक्स ले लेता है, मेवाड़ कमजोर हो रहा है, शक्तिशाली हो रहा है? कोई भी राजा ये नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोस में दूसरा शक्तिशाली हो जाए। अलाउद्दीन को पता है कि आज मेवाड़ वाले मेरे से टैक्स ले रहे हैं, कल को दिल्ली आ जाएंगे। आज तो जब मैं मेवाड़ से जा रहा हूं तब टैक्स मांग रहे हैं, कल दिल्ली आ कहेंगे टैक्स दो। ये शक्तिशाली है, उससे पहले इनको क्या कर दिया जाए? दबा दिया जाए। तो मेवाड़ की शक्तियां बढ़ रही थी, अलाउद्दीन उनको क्या करना चाहता है? दबाना चाहता, कंट्रोल सप्रेस करना चाहता। लिख लो, मेवाड़ की शक्तियां बढ़ रही थी, मेवाड़ पावर वॉज इंक्रीजिंग, मेवाड़ की शक्तियां बढ़ रही थी, मेवाड़ की शक्तियां बढ़ रही थी, मेवाड़ पावर वॉज इंक्रीजिंग, मेवाड़ की शक्तियां बढ़ रही थी, मेवाड़ पावर वॉज इंक्रीजिंग, तथा अलाउद्दीन इसे नियंत्रित करना चाहता था, एंड अलाउद्दीन वांटेड टू कंट्रोल इट, तथा अलाउद्दीन इसे नियंत्रित करना चाहता था, एंड अलाउद्दीन वांटेड टू कंट्रोल इट, अलाउद्दीन क्या करना चाहता था? नियंत्रित करना। तो कारण यह है कि वो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है,
चित्तौड़ का किला ऊंची जगह पर, इसलिए किले पर कब्जा करना चाहता है। मेवाड़ से दिल्ली, गुजरात वाले, दिल्ली से गुजरात और मालवा के ट्रेड रूट जाते हैं, ट्रेड रूट पे कब्जा करना चाहता है। समर सिंह ने टैक्स लिया था, उसका वो बदला लेना चाहता है। और मेवाड़ की शक्तियां बढ़ रही है, तो उन शक्तियों क्या करना चाहता है, दबाना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। मुख्य मुख्य कारण तो ये है। पर जब मैं ये कारण लिखवाता हूँ, स्टूडेंट मन ही मन सोचता है, सर ओरिजिनल कारण तो नहीं लिखवाया आपने, क्योंकि स्टूडेंट ने बचपन से पढ़ रखा होता है अलाउद्दीन ने अटैक क्यों किया था। फिर वो कहते सर मैंने तो मूवी भी देख रखी है और मुझे पता है सर उसने पद्मिनी के लिए किया था। आप बात तो बहका रहे हो इधर उधर की बातें। यदि अलाउद्दीन पद्मिनी के लिए अटैक करता तो बाकी जगह क्यों की उसने? उसने पूरे भारत पे अटैक किए, बाकी जगह कौन सी पद्मिनियां थी? कारण दूसरे रहते हैं। पर फिर भी एक कारण वो भी रहा होगा, सबसे लास्ट में लिख लो। एक कितने पॉइंट हो गए? 5। छठा लिख लो, पद्मिनी की सुंदरता, ब्यूटी ऑफ पद्मिनी, पद्मिनी की सुंदरता, ब्यूटी ऑफ पद्मिनी। पर फिर भी मैं कहूं कि कभी मेंस में क्वेश्चन आएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ पर आक्रमण के कारण क्या थे, पहले 5 ऊपर वाले लिखने हैं, जगह बचे तो पद्मिनी की सुंदरता लिखना है। पर मैं आपको गारंटी देता हूं, यदि ये सवाल है, आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्योंकि आपके बाकी वाले कारण दिमाग में रहेंगे नहीं, आपके ये याद आएगा और आप 3 लाइन इसी पे लिख देंगे। हालांकि पद्मिनी बहुत सुंदर थी, इतनी अधिक सुंदर थी कि आक्रमण करना ही पड़ा। सुंदरता के लिए तो आक्रमण किए जाते हैं, पहले भी इस प्रकार के आक्रमण होते रहे थे, अब भी एक आक्रमण हो गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? फिर आपको याद है, अरे साम्राज्य विस्तार भी, हाँ हाँ वैसे साम्राज्य का विस्तार भी करना चाहता था, पर फिर भी सुंदरता तो सुंदरता ही होती है। आप ले दे के अपनी 5 लाइनें 5 लाइनें सुंदरता में भर दोगे भाई साहब, दूसरी चीजें याद है। पर अपने याद रखना है कि वो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है, चित्तौड़ के किले पर कब्जा करना चाहता है, ट्रेड रूट पर कब्जा करना चाहता है, टैक्स लिया उसका बदला लेना चाहता है, शक्तियों को नियंत्रित करना चाहता है, फिर लास्ट में वो पद्मिनी को भी प्राप्त करना चाहता है। आई बात समझे? अलाउद्दीन ने अटैक किया, अलाउद्दीन ने अटैक किया तो अब किला बहुत ऊपर बना हुआ, अलाउद्दीन किले के अंदर जा नहीं सकता। जो ऊपर बंदा बैठा होगा उसकी लोकेशन अच्छी है तो वो नीचे वाले को नुकसान ही पहुंचाएगा। पर अलाउद्दीन इस बार खार खा के आया था। अलाउद्दीन का कुछ ही हो जाए, इस बार अपने किले पे कब्जा करें। होते क्या थे अपने राजस्थान में, जब भी यूं लगता कि सेना बराबर है कि भाई 10,000 अगले के पास और 10,000 ही अपने पास, 10,000 नहीं अपने पास 7-8,000 भी है, तो भी कहते मैदान में जाके लड़े। तो मैदान की लड़ाइयां होती, आमने सामने की लड़ाइयां होती। पर यह लगता कि अपने पास तो 10,000 और सामने वाला लेके आया 70,000, तो मैदान में जाने का कोई भी मतलब है? तो अपने किले में लड़ेंगे। 2 प्रकार की लड़ाइयां थी, या तो मैदान में लड़ेंगे या किस में लड़ेंगे? किले। तो सेना आप बराबर की होती तब तो कहां लड़ते? मैदान। सेना बहुत कम होती, बहुत रेशियो कम होता, तब कहां लड़ते? बाद में किले। किले में लड़ने का मतलब है अपने किले के अंदर बैठे रहेंगे, दुश्मन किले के अंदर घुस नहीं सकता। दुश्मन इतनी दूर से आया, कितने दिन बाहर बैठा रहेगा? 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, चुपचाप लास्ट में चला ही जाएगा। फिर जो बंदा दिल्ली से आया है वो खाना पीना, घोड़ों का दाना कहां से लेके आएगा? उसकी दिक्कत आएगी ना बाद में। तो दिक्कतें कौन सहन करेगा? थोड़े दिन में अपने बोरिया बिस्तर उठा के चला जाएगा, अपने को लड़ाई करने की आवश्यकता भी नहीं। और ऊपर आने की कोशिश करेगा तो बाटे मार मार के मार लेंगे अगले। पर अलाउद्दीन इस बार खार ही खा गया। अलाउद्दीन 8 महीने बैठा था यार। कितने महीने बैठा था? 8 महीने में समस्या ही हुई, उनके अंदर का अनाज खत्म हो गया। उनका भी तो स्टॉक खत्म होगा ना 8 महीने के अंदर। बाहर वाला तो फिर भी इधर उधर खेती करके ला सकता है, तुम अंदर इतनी व्यवस्था कहां से करोगे? अंदर इतने भी नहीं है कि इतनी सारी व्यवस्था कर ली जाए। फिर जब भी ऐसे बड़े आक्रमण होते तो जो आसपास की पब्लिक होती उनको किले के अंदर शिफ्ट करते, कि वरना यदि पब्लिक बाहर रहेगी तो बाहर जो बैठा वो पब्लिक को भी मारेगा। तो 30,000 पब्लिक थी लगभग। कितनी पब्लिक थी? वो सारी किले के अंदर है। इतनी पब्लिक एक साथ जब एक जगह आ जाएगी तो खाना पीना खत्म ही होना है। 8 महीने तक चलाया, बाद में इनको फाइनल लगा गया, पार पड़ेगी नहीं। तो अब अपने को लड़ना ही पड़ेगा। 2 तरीके हैं, या तो मरो भूख से या मरो लड़ते हुए। फिर लगता है यार भूख से मरे इससे अच्छा तो क्या करें, लड़ते हुए। अच्छा लड़ते हुए मरेंगे तो अपने कितने आदमी है? 10,000। बाहर दुश्मन बैठा है 1,70,000 80,000 बैठा है, इसका मतलब पक्का है कि अपने 10,000 तो लड़ते हुए मरेंगे, उसमें तो कोई डाउट ही। पर अब उनका एक ही उद्देश्य होता कि अपने तो 10,000 मरेंगे, पर इनके 20,000 30,000 40,000 जितने मारे जाए उतने मार के मरे। जितनी अधिक हानि पहुंचा सकते हैं उतनी हानि पहुंचा के मरे। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल दूं कि आप अकेले हो, मैं तो आपकी मेरी बात ही कर लो, अपने अकेले हैं और 5 बंदे आ गए और अपने को पता है पक्के मरेंगे, ये मार के जाएंगे। अपने दिमाग में सबसे पहले आएगा कि 2-3 सल्टा दूं, भले बटके भर भर के मारने पड़े, पर एक आधे को तो मरूं यार मैं, कम से कम मैं तो मरूंगा, मुझे तो दिख ही रहा है, इनका एक आधा तो लेके मरूं कम से कम। पर एक समस्या मध्यकाल में दूसरी आई। पहले अपने जब भी यहाँ लड़ाइयां होती, प्राचीन काल में भी लड़ाइयां होती राजाओं के बीच, एक राजा ने दूसरे राजा पर अटैक किया।
क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? यह है कि बाहर जो जो इस राजा ने अटैक किया वो जीत गया। क्या करेगा जीतने के बाद? जीत गया तो वो जो दूसरा वाला हारा उसके साथ क्या क्या हो सकता है? हारा वो या तो मर गया होगा या हारने के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया होगा, यही कंडीशन हो सकती है। दोनों कंडीशन में यदि उसको गिरफ्तार कर लिया तो भी जो राजा जीतता वो उसको कहता अब तेरी राजधानी पर मैं कब्जा करूंगा, तू यहां से छू मंत्र हो जा, भाग यहां से। और उसके परिवार कहता परिवार लेके निकल। यदि उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता तो उसको छोटी मोटी जागीर दे देते, वरना भी उसको राजधानी से निकाल देते, तू और कहीं जाके रहे, अब ये तेरी राजधानी हमारी है। यदि वो मर गया तो उसके परिवार को कहते भाई निकलो, अब ये राजधानी हमारी है, तुम यहां से जाओ। पर परिवार को हानि नहीं पहुंचाते थे, ये नहीं महिलाओं को और बच्चों को किसी प्रकार की हानि पहुंचाई जाए ऐसा नहीं होता था, अपवाद छोड़ दिए जाए, बाकी बड़े तौर पर कभी भी ऐसा होता नहीं था। मध्य काल में जो बाहर से आक्रमणकारी आए थे उनके साथ समस्या दूसरी थी। वो जब भी कहीं पर कब्जा करते सबसे पहले महिलाओं को उठा के लेके जाते। इसलिए समस्या आई कि यदि 10,000 आदमी बाहर लड़ते हुए मारे गए कोई बड़ी बात नहीं, पहले भी मरते थे लड़ाई में, अब मर जाएंगे, मैदान की लड़ाई में मरते हैं, इस लड़ाई में मर जाएंगे, ये महिलाओं को उठा के ले जाएंगे। और महिलाओं के साथ में बाद में बड़ा ही बुरा बर्ताव था, ठीक वैसा जैसा आप अभी इजराइल फिलिस्तीन में देख रहे हैं। महिलाओं को सरेआम उठा के ले गए, कपड़े फाड़ दिए उनके, नंगा करके घुमाया जा रहा है, जैसा आप मणिपुर में देख रहे हैं। कुछ वैसा वैसा वो लोग उन दिनों कर रहे थे। ये लगा कि यार ये तो बहुत गलत तरीका है। पर एक महिला को ये लगता कि भाई मेरे को मेरे परिवार के मरने के बाद मेरे को उठा के ले जाएंगे, सेक्स स्लेव की तरह रखेंगे, बहुत बुरा बर्ताव किया जाएगा, वो सोचती इससे अच्छा मर ही जाऊं। तो यहां पर अपना एक तरीका आया, उन लड़ाइयों को बोला करते साका। क्या बोलते? जब भी ऐसी लड़ाइयां होती, जब लगता कि किले में पार नहीं पड़ेगी, बाहर जाके लड़ना पड़ेगा, उन लड़ाइयों क्या बोलते? अब उन 10,000 आदमियों को पता है कि अपने बाहर लड़ते हुए मारे जाएंगे, महिलाएं बचेगी तो ये महिलाओं को उठा के ले जाएंगे। उनके जाने से पहले ही महिलाएं खुद अग्नि में जल जाया करती, उसको बोलते जोहर। क्या बोलते? पता ही है ये सब तो मरेंगे, ये मरेंगे तो बाद में आके ये कब्जा करेंगे अपने पर। इससे अच्छा है, जीवन का उद्देश्य केवल सांस लेना नहीं है, जीवन का उद्देश्य गरिमा युक्त जीवन। कैसा जीवन? जिसमें आपके पास ऑनर तो रहे, लाइफ ऑनर के साथ होनी चाहिए, प्राइड के साथ होनी चाहिए। उन्होंने लगा यार बाद में कोई अपने को इस प्रकार के हालत में रखे, इससे पहले इससे अच्छा मृत्यु बहुत अच्छी है, इससे अच्छे। तो वो महिलाएं जोहर कर लिया करती। फिर सारे पुरुष जो होते वो केसरिया कपड़े पहन के जाते। कैसे कपड़े पहन के? केसरिया कपड़े पहन के जाते बाहर लड़ने के लिए, और बाहर दुश्मन से लड़ते। इसको क्या बोला करते? केसरिया। और इन दोनों को मिला के क्या बोलते? क्या बोलते? साका। तो साके में क्या क्या दो चीजें होती? जोहर और केसर। लाइन चेंज करके लिखो, कारण हो गया अलग से लिखो। 1300। हाँ, किसके कौन से विद्रोहियों का? फिर तार गलत जुड़ गए थोड़े, लिखो, लाइन चेंज कर लिखो। 1303 ईस्वी में, इन 1303 एडी, 1303 ईस्वी में, इन 1303 एडी, चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ। फर्स्ट शाखा ऑफ चित्तौड़ वाज हैपेंड। चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ, फर्स्ट शाखा ऑफ चित्तौड़ वाज हैपेंड। चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ, फर्स्ट शाखा ऑफ चित्तौड़ वाज हैपेंड। महिलाएं क्या करती थी? जोहर। महिलाओं की रानी कौन है? पद्मिनी। तो पद्मिनी ने 1600 अन्य महिलाओं के साथ जोहर किया। लिखो, रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ, क्वीन पद्मिनी अलोंग विद 1600 वीमेन। रानी पद्मिनी ने 1600 अन्य महिलाओं के साथ, क्वीन पद्मिनी अलोंग विद 1600 अदर वीमेन। रानी पद्मिनी ने 1600 अन्य महिलाओं के साथ, क्वीन पद्मिनी अलोंग विद 1600 अदर वीमेन। जोहर किया, कमिटेड जोहर। जोहर किया, कमिटेड जोहर। जोहर किया, कमिटेड जोहर। लाइन चेंज करके लिखो। रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। पुरुष केसरिया करते। रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ रतन सिंह। रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ रतन सिंह। रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ रतन सिंह। किसके नेतृत्व में किया गया? रतन सिंह के जो सेनापति थे उनके नाम थे गौरा और बादल। क्या क्या नाम थे? लिख लो, रतन सिंह के सेनापति, कमांडर्स ऑफ रतन सिंह। गौरा और बादल। लिख लो, रतन सिंह के सेनापति, कमांडर्स ऑफ रतन सिंह। बराबर नाम लिख लेना दोनों के ना, गौरा और बादल। कौन कौन सेनापति बताओ देखे?
किसके सेनापति है? रतन सेन। अलाउद्दीन फाइनली यहां पर कब्जा करने में सफल हो जाता है। अलाउद्दीन कब्जा करता है 25 अगस्त 1303 को। कब करता है? लिख लो, 25 अगस्त 1303 ईस्वी को। ऑन 25 अगस्त 1303 एडी। 25 अगस्त 1303 ईस्वी को, 25 अगस्त 1303 एडी। 25 अगस्त 1303 ईस्वी को, 25 अगस्त 1303 एडी। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन कैप्चर चित्तौड़। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन कैप्चर चित्तौड़। और उसको गुस्सा आ रखा था भयंकर, क्योंकि ये थोड़े लोग थे, 7-8 हजार लोग थे। अलाउद्दीन की बड़ी सेना मारी थी इन्होंने। तो उसको था कि यार 7-8 हजार आदमी मेरे यार 20-30 हजार सल्टा के चले गए। उसके दिमाग में था मैं जाऊंगा अंदर और अंदर जाके इनके परिवार को उठा के लेके चला जाऊंगा। अंदर आया तो अंदर परिवार तो पूरा पहले ही मर चुका है। लगा यार अपने नुकसान का नुकसान हुआ, कुछ मिला और नहीं यहाँ पर। तो जो निर्दोष पब्लिक बैठी थी, सीधे साधे लोग बैठे थे, जिनका सीधा सीधा लड़ाई से कोई भी लेना देना नहीं था, अलाउद्दीन उन सबको मार देता है, नरसंहार करता है। क्या करवाता है? कितने लोगों का? देखो, उसने चित्तौड़ में 30,000 लोगों का नरसंहार करवाया। He massacred 30,000 people in चित्तौड़। उसने चित्तौड़ में 30,000 लोगों का नरसंहार करवाया। He massacred 30,000 people in चित्तौड़। उसने चित्तौड़ में 30,000 लोगों का नरसंहार करवाया। साधारण जनता, महिला, पुरुष, जिनका लड़ाई से कोई लेना देना नहीं, किसान, मजदूर, सबके सब बाहर निकाले गए, गर्दनें काट दी गई। कितने लोगों का नरसंहार करवाया? 30,000। किसने? अलाउद्दीन। फिर उसका एक बेटा था, उस बेटे का नाम था खिजर खान। क्या नाम था बेटे का? बेटा था उसका, बेटे का नाम क्या है? खिजर। और उसने तोड़ा, ढंग से तोड़ा, चित्तौड़ एकदम। मंदिर वंदिर तोड़ दिए, मूर्तियां तोड़ दी, बिल्डिंग्स वगैरह में आग लगा दी, खेतों में आग लगा दी। फिर उसने अपने बेटे खिजर खान कहा कि बेटे खिजर खान, मैंने चित्तौड़ को बर्बाद कर दिया। मैंने क्या कर दिया? अब तेरी ड्यूटी लगा के जाता हूं, तो इसको आबाद कर। तो इसको क्या करे? वापस बसा, तेरे हिसाब से कर। खिजर खान इसको आबाद करेगा, इसलिए नाम था खिजराबाद। क्या नाम क्या था? तो नाम खिजराबादी क्यों है? क्योंकि अब इसको आबाद करने का काम किसको दिया गया? कौन है खिजर खान? अलाउद्दीन का बेटा। देख लो, उसने अपने बेटे खिजर खान को चित्तौड़ सौंप दिया। He handed over चित्तौड़ to his son खिजर खान। उसने अपने बेटे खिजर खान को चित्तौड़ सौंप दिया। He handed over चित्तौड़ to his son खिजर खान। अपने बेटे खिजर खान को चित्तौड़ सौंप दिया। He handed over चित्तौड़ to his son खिजर खान। खिजर खान को चित्तौड़ सौंप दिया तथा इसका नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। एंड रीनेम्ड इट एज खिजराबाद। तथा इसका नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। एंड रीनेम्ड इट एज खिजराबाद। तथा इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? खिजराबाद। तो अब कोई पूछे कि चित्तौड़ का नाम बदलकर अलाउद्दीन ने क्या कर दिया था? खिजरा। अब कोई हमें पूछ ले, यार तुम्हें क्या पता खिजराबाद किया था कि नहीं किया था? चित्तौड़ में एक दरगाह है, धाईबी पीर की दरगाह। किसकी दरगाह? मुस्लिम जो संत हुआ करते उनको बोलते पीर। क्या बोलते? तो एक धाईबी नाम के पीर है, उनकी क्या बनी हुई है? दरगाह, चित्तौड़ के अंदर। किसकी दरगाह? धाईबी पीर की दरगाह। समझते हो ना? जो सूफी संतन होते हैं उनके जो चबूतरे बने होते हैं, जहां पर उनको समाधि वगैरह दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? दरगाह। मैं कल ही आपको बता रहा था, कोई मंदिर, महल, माड़िया, दरगाह कुछ ही बनते हैं, उनके बाहर क्या लगते हैं? अभिलेख। मुसलमान जब आ गए थे तो भारत की भाषा हो गई थी फारसी। कौन सी आ गई थी? इसलिए यहाँ पर जो अभिलेख लगा वो कौन सी भाषा का होगा? फारस। कौन सी भाषा का? पर्शियन लैंग्वेज का एक अभिलेख है यहाँ पर, 1325 ईस्वी का। कौन सी ईस्वी का? कहां पर है दरगाह? चित्तौड़। कहां पर है? चित्तौड़। पर उसमें नाम चित्तौड़ का चित्तौड़ नहीं लिखा हुआ है। क्या नाम लिखा हुआ है? तो अपने को लगता है कि हाँ यार, जब तक इधर मुसलमानों का राज रहा था तब तक उन्होंने चित्तौड़ का नाम क्या रखा था? ऐसा कौन से अभिलेख में पता चलता है? दाहिबी पीर की दरगाह का कौन सी भाषा का अभिलेख? पहले वाले अपने अभिलेख या तो संस्कृत में मिलते हैं, या अपनी राजस्थानी थी तो राजस्थानी मिलते हैं। मध्यकाल में मुसलमानों के जो अभिलेख थे कौन सी भाषा में आ गए? कौन सी भाषा में? फारसी। लिखो, दाहिबी पीर की दरगाह के फारसी अभिलेख में, इन पर्शियन इंस्क्रिप्शन ऑफ दरगाह ऑफ दाहिबी पीर। दाहिबी पीर की दरगाह के फारसी अभिलेख में, इन पर्शियन इंस्क्रिप्शन ऑफ दरगाह ऑफ दाहिबी पीर। दाहिबी पीर की दरगाह के फारसी अभिलेख में, इन पर्शियन इंस्क्रिप्शन ऑफ दरगाह ऑफ दाहिबी पीर, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद दिया गया है।
नेम ऑफ चित्तौड़ इज मेंशन्ड एज खिजराबाद। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद दिया गया है, या चित्तौड़ का नाम खिजराबाद मिलता है। नेम ऑफ चित्तौड़ इज मेंशन्ड एज खिजराबाद। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद मिलता है। नेम ऑफ चित्तौड़ इज मेंशन्ड एज खिजराबाद। चित्तौड़ का नाम क्या मिलता है? कब का है ये अभिलेख? 1325। क्या कब का है? लिख लो कोष्टक में 1325। इसी कोष्टक में लिख लो बोले लाइन के, ताकि याद रहेगा। क्योंकि मैं आगे याद नहीं करना वैसे, पर मैं अभी एक चीज रिलेट करेंगे अपने, तब वापस पूछूंगा। अब चित्तौड़ 1303 में किसको सौंप के चला गया अलाउद्दीन? किसको? खिजर खान। यहाँ चित्तौड़ के किले के पास एक नदी बहती है, गंभीरी। कौन सी नदी है? तो खिजर खान या गंभीरी नदी पर एक पुल बनवाता है। क्या बनवाता है? देख लो, खिजर खान ने गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया। खिजर खान बिल्ट ब्रिज ओवर रिवर गंभीरी। खिजर खान ने गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया। खिजर खान बिल्ट ब्रिज ओवर रिवर गंभीरी। खिजर खान ने गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया। खिजर खान बिल्ट ब्रिज ओवर रिवर गंभीरी। गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया। पहले, बाद में कैसे करेगी? तो फिर होता ही नहीं था सागा, फिर मैदान में जाके लड़ते। फिर क्यों करें? यदि मिलिट्री बराबर है तो साका करेंगे नहीं, बाद में मैदान में जाके आमने सामने की लड़ाइयां होगी है। फिर भी हार जाते तो भी इसका मतलब दुश्मन के भी बहुत सैनिक मरे, वापस भाग जाएगा। नहीं करते। भाई मेरी बात सुनो, कि जोहर उस स्थिति में किया जाता जब उस महिला को पता था कि मेरा परिवार मर जाएगा, किसी भी प्रकार से बच। मैं हमेशा कहता हूं कि अभी मणिपुर वाला जो वीडियो आया, जिसमें उसे एक महिला को कपड़े उतार के घुमाया जा रहा है, या इजराइल वाले वीडियो है, या भीलवाड़ा में एक बच्ची के साथ वो घटना हुई कि रेप के बाद उसे भट्टी में जला दिया गया। यदि उन महिलाओं को पहले कहा जाता कि हम तुम्हारे साथ ये करेंगे, दूसरा कोई रास्ता चुन सकती हो, क्या चुनती हो? सम्मानजनक तरीके से तो मरे। सीधी सी बात। जब मुझे पता ही चल जाए कि भाई मैं मरूंगा और मेरे परिवार को बाद में, ये बाहर वाले जो लोग हैं इनमें इतनी बुद्धि नहीं है, इनमें इतना विवेक नहीं है, महिलाओं के प्रति बेहद क्रूर लोग हैं, ये ऐसा ही करेंगे, महिलाओं को उठा के ले जाएंगे। सीधा सा था, इससे अच्छा वो परिवार पहले ही कर ले। चलो, क्या लिखा है? गंभीर नदी पर क्या बनवाया? जैसे हिंदुओं में कोई मर जाता तो अंतिम संस्कार करते हैं, तो अंतिम संस्कार में छतरियां बनाते हैं। अभी भी गांव के अंदर चबूतरा उतरा कुछ ना कुछ, कोई बड़ा बुजुर्ग, कोई गांव में सरपंच चौधरी टाइप का आदमी आज भी एक्सपायर हो तो बाहर चबूतरे बना दे, लिखा भी था फलाने चौधरी साहब की मृत्यु इस दिन यहाँ पर हुई थी, फलाने सरपंच साहब की मृत्यु यहाँ पर हुई थी, उनका अंतिम संस्कार किया गया, उनके बेटे ने यहाँ पर चबूतरे का निर्माण किया। छतरियां बनवाते, चबूतरे बनवाते। मुसलमानों में तो दफनाते, तो जहां पर दफनाते वहां पर बनाते मकबरे। क्या बनवाते? मगर। तो खिजर खान के परिवार में यहाँ पर कोई एक्सपायर हुआ तो खिजर खान ने यहाँ पर क्या बनवाया? मकबरा। लिख लो, खिजर खान ने मकबरे का निर्माण करवाया। खिजर खान ने चित्तौड़ में, पूरा लिख लो, खिजर खान ने चित्तौड़ में मकबरे का निर्माण करवाया। खिजर खान बिल्ट ए टूम एट चित्तौड़। खिजर खान ने चित्तौड़ में मकबरे का निर्माण करवाया। खिजर खान बिल्ट ए टूम एट चित्तौड़। चित्तौड़ में मकबरे का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? फिर मैंने बताया, जब भी कोई मकबरा, महल, मालिया, दरगाह कुछ भी निर्माण कार्य करवाएंगे उनके बारे में लिखवाते मैंने बनवाया। तो खिजर खान यहाँ पर भी अभिलेख लगवाता होगा, था मैंने बनवाया था, मेरा नाम खिजर खान है और मैं ये मकबरा बनवा रहा हूँ, फलान जी की आदमी इस मकबरे को बनवा रहा हूँ। पर वो कहते यार क्या पता तुम मेरे को जानते हो नहीं जानते, पापा का नाम अलाउद्दीन खिलजी है। पापा का नाम क्या है? और वो लिखता है अपने पिताजी के बारे में, लिखता है कि मेरे पिताजी का नाम अलाउद्दीन खिलजी है और वो भाई साहब दूसरे सिकंदर है। क्या है? सेकंड अलेक्जेंडर। वो दूसरा सिकंदर, या तो सिकंदर ने दुनिया जीती थी या मेरे पापा क्या जीत रहे हैं? दुनिया। वो कहता है मेरे पिताजी ईश्वर की छाया है, ये कई बार बैठे बैठे खुद ही कहते रहते हैं आप निज भगवान है। वो कहता है कि मेरे पिताजी संसार के रक्षक है। क्या है संसार के? भाई अपने नॉर्मली क्या मानते हैं कि संसार की रक्षा कौन करता है? पर वो तो खुद ही भगवान है। तो क्या है? संसार का रक्षक। तो अब कोई पूछेगा कि चित्तौड़ के मकबरे के अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी को क्या क्या बताया गया है? क्या क्या बताया गया है? दूसरा सिकंदर। किसको बताया गया?
अलाउद्दीन खिलजी को। कौन बता रहा है ऐसा? कहां पर लगा हुआ है अभिलेख? मकबरे। कौन सी भाषा में होगा? लिखो, मकबरे के फारसी अभिलेख में, इन पर्शियन इंस्क्रिप्शन ऑफ टूम, कोष्टक में 1310 ईस्वी लिख लेना। मकबरे के फारसी अभिलेख में, इन पर्शियन इंस्क्रिप्शन ऑफ टूम, मकबरे के फारसी अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी इज, अलाउद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी इज, अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर, ईश्वर की छाया तथा संसार का रक्षक बताया गया है। दूसरा सिकंदर, ईश्वर की छाया तथा संसार का रक्षक बताया गया। अलाउद्दीन खिलजी इज रेफर्ड, रेफर किया गया उसे, अलाउद्दीन खिलजी इज रेफर्ड एज सेकंड अलेक्जेंडर, एज सेकंड अलेक्जेंडर, divine shadow and protector of world, as second Alexander, divine shadow and protector of world. Alauddin Khilji is referred as second Alexander, divine shadow and protector of world. दूसरा सिकंदर, ईश्वर की छाया तथा संसार का। सिकंदर का नाम तो सुना ही है, एक बंदा जिसने पूरी दुनिया जीत ली, वो कौन था? तो उसका नाम सिकंदर था ही नहीं जी, उसका नाम था अलेक्जेंडर। किसने? किसके कोष्टक में? तो आपने लिखा ना खिजर खान ने मकबरा बनवाया, तो फिर कौन लिखवाएगा? तो मकबरा खिजर खान का है, तो लिखवाएगा भी कौन? है ना, इतना को सोचना नहीं अपने। तो सिकंदर का नाम सिकंदर नहीं था, सिकंदर का नाम क्या था? ये शायद मैं कल परसों बता रहा था ना आपको, बताई थी ना आपको कि नाम तो उसका था अलेक्जेंडर, और हमने क्या बोल दिया? क्या बोल दिया? तो हमने मुहावरे तक बना दिए, जो जीता वही, उसका नाम ही सिकंदर नहीं है, उसका नाम क्या है? होना चाहिए जो जीता वही अलेक्जेंडर। पर हमने कहा कौन इतना बड़ा नाम अलेक्जेंडर, क्या तेरा नाम आज से नाम बदलने में माहिर है। ईरान का एक राजा था, उसका नाम था डेरियस। क्या नाम था? हमने हमारी किताबों में लिखा दारा सिंह। दारा, दारा ठीक लगेगा, दारा लगेगा, तो डेरियस का नाम क्या कर दिया हमने? तो अपने ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, नाम बिगाड़ने में तो अपने से बायस है। अल्लट को जब आलू कह सकते हैं, तो हम सिकंदर को भी क्या, अलेक्जेंडर को भी क्या कर सकते हैं? तो जैसे, पर अलाउद्दीन खुद ही ये कहता है कि मैं दूसरा सिकंदर हूँ, जैसे सिकंदर ने दुनिया जीती थी वैसे मैं दुनिया जीत रहा हूँ। खिजर खान लिखता है कि मेरे पिताजी क्या है? दूसरे सिकंदर, ईश्वर की छाया, संसार का। फिर मैंने बताया था ये भारत में सब राजाओं के साथ ही था, वो सारे राजा ये मानते थे हम ईश्वर की तरफ से राज कर रहे हैं। किसकी तरफ से राज कर रहे हैं? पर मेवाड़ वाले भी तो कह रहे हैं हम किसके दीवान है, हम राज नहीं कर रहे भाई, राज तो एकलिंग जी कर रहे हैं, हम तो उनका आगे हिसाब किताब देख रहे हैं। वैसे वैसे अलाउद्दीन कह रहा है मैं राज नहीं कर रहा, राज तो कौन कर रहा है? मैं छाया हूं उसकी तरफ से यहाँ पे देख रहा हूँ बात। ईश्वर संसार संभालता है, अब ये संसार मैं संभाल रहा हूँ, इसलिए क्या संसार का आई बात समझ में? तो मकबरे, अब ना कई बार सवाल ऐसा आता है कि राजस्थान में किस स्थान पर मिले एक अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर बताया गया है। तो अपने को लगता है अलाउद्दीन की तारीफ अपने राजस्थान में कोई क्यों करेगा? क्योंकि अलाउद्दीन तो राजस्थान में लोग कटवा के गया था, मरवा के गया था, अपने वाले क्यों तारीफ करेंगे? पर तब याद रखना कि उसका बेटा कुछ दिन तक यहाँ रह के गया था, बेटा तो तारीफ ही करेगा। तो बेटा उसको क्या लिखवाएगा? दूसरा सिकंदर। इधर 1311 में अलाउद्दीन अपने एक और किले पर कब्जा करता है, जालोर। कहां कब्जा करता है? जालोर पे कब्जा करके अलाउद्दीन वापस चला गया अपने दिल्ली। खिजर खान 1303 में आ गया था चित्तौड़, अब 1311 आ गया, खिजर खान का मन लगना बंद हो गया। और खिजर खान ने अलाउद्दीन को मैसेज किया कि डैडी कितने दिन हो गए मुझे मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से मिलना है। सच्ची, उसके गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम है देवल रानी। क्या नाम था? वो देवल रानी के चक्कर में वापस चला गया था इधर से। तो उस देवल रानी पर खिजर खान पे पूरी बुक लिखी हुई है अमीर खुसरो की, आशिका। कौन सी बुक है? आशिका। तो आगे आपसे इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो पूछोगे आशिका नामक पुस्तक में किस किस की प्रेम कहानी है? खिजर खान और कौन सी बुक है उनपे? अब तो मूवी आशिकी नहीं है, आदित्य रॉय कपूर, श्रद्धा कपूर। हाँ, पुराने वाली किसकी? राहुल राहुल रॉय की। हाँ, वन मूवी वंडर था राहुल रॉय। आशिकी जो पुराने वाली मूवी थी जो महेश भट्ट ने बनाई थी, उसमें राहुल रॉय जो था एक मूवी में सुपर डुपर हिट हो गया था, और उस गाने बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। आशिकी मूवी के गाने कौन कौन से गाने बताओ देखे? किस किस ने आशिकी मूवी देखी हुई है पुराने वाली राहुल रॉय वाली? बस केवल 4-5 लोगों ने, बाकी लोग आज ही घर पे जाके पुराने वाले आशिकी देखे। जिन्होंने देख रखी है उसका रिवीजन कर लेना, और नहीं देखी है वो देखें। अरे इतने प्यारे गाने यार, कल आते मैं उसके गाने सुनूंगा आपसे, कोई नहीं पूछूंगा मैं पापा राहुल आपसे। जिसको गाने याद होंगे वो क्लास में बैठेगा, गाने याद नहीं हो क्लास में बैठेगा
नहीं बैठेगा आपने। तो आसी की नहीं भाई, आसी का नाम की बुक थी, अमीर खुसरो ने लिखी थी। किसने लिखी थी? किस पे लिखी? खिजर खान। और कुल मिला के खिजर खान ने कहा मुझे दिल्ली आना है, मुझे वापस बुलाओ। तो अलाउद्दीन ने कहा ठीक है तुम दिल्ली आ जा। तो उसने कहा चित्तौड़ किसको सौंप के आऊं कि मैं एक बंदा भेज रहा हूं। जब उसने जालोर जीता था ना, तो जालोर से एक बंदे को पकड़ के ले गया था वो, मालदेव सोनगरा। क्या नाम था? ये जालोर के राजा का भाई था। जालोर का राजा लड़ते हुए मारा गया, ये जिंदा बच गया। जिंदा बच गया तो अलाउद्दीन ने पकड़ लिया तो इसने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली। तो अलाउद्दीन इसको अपने साथ कहां ले गया? दिल्ली। तो अलाउद्दीन ने इसको कहा कि मालदेव, वो मेरा बेटा इतना दिन चित्तौड़ था, अब उसका चित्तौड़ मन नहीं लग रहा, वो तो वापस आ रहा है, मैं तेरे को चित्तौड़ दे रहा हूं, तू राजस्थान का बंदा है, राजस्थान का किला संभाल ले। तो खिजर खान के बाद चित्तौड़ किसको सौंप दिया गया? इसके ना भाई साहब बड़ी बड़ी मूछें थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया मूछड़ा मालदेव। क्या नाम था? मूछों वाला मालदेव। इसलिए क्या बोलने लगे इसको? मूछड़ा। कहाँ का था ये? जालोर। आगे पढ़ेंगे इसके भाई के बारे में और पढ़ेंगे, तब अपने और बात कर लेंगे। लिख लो। थोड़े समय पश्चात, आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय पश्चात, आफ्टर सम टाइम, मालदेव सोनगरा को चित्तौड़ सौंप दिया गया था। कोष्टक में लिख लेना मूछड़ा मालदेव। मालदेव सोनगरा को चित्तौड़ सौंप दिया गया था। चित्तौड़ वॉज हैंडेड ओवर टू मालदेव सोनगरा। मालदेव सोनगरा को चित्तौड़ सौंप दिया गया था। चित्तौड़ वॉज हैंडेड ओवर टू मालदेव सोनगरा। मालदेव सोनगरा को चित्तौड़ सौंप दिया गया था। चित्तौड़ वॉज हैंडेड ओवर टू मालदेव सोनगरा। चित्तौड़ किसको सौंप दिया गया था? मालदेव सोनगरा ना। मालदेव सोनगरा का और नाम क्या है? मुछाड़ा मल। अभी देखो मैं कह रहा हूं आसिका जो आपके बुक है वो किसकी लिखी हुई है? अमीर खुसरो। किसकी लिखी हुई है? तो इसका मतलब अमीर खुसरो इसे अलाउद्दीन के दरबार में है। इस अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन ने जो राजस्थान पर अटैक किए थे उन पर एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है खजाइन उल फुतूह है। क्या नाम है? क्या नाम बुक का बताओ देखे। या इस किताब का एक नाम और है तारीख ए अलई। क्या नाम है? तारीख का मतलब होता है हिस्ट्री। तारीख का मतलब क्या होता है? ये बीच में जहां पे ए लगते हैं इनका मतलब होता है का के की, उल्टी पड़ी जाती है फारसी भाषा। तारीख ए अलई, अलई का मतलब अलाउद्दीन, ए का मतलब का के की, तारीख का मतलब हिस्ट्री, अलाउद्दीन का इतिहास। अलाउद्दीन का इतिहास। या इसी किताब का एक और नाम और क्या? खजाइन उल फुतूह है। क्या नाम बताओ? अब कोई आपसे पूछे कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, इसकी जानकारी अलाउद्दीन का कौन सा विद्वान देता है? आपने कौन सी बुक में? उस बुक का एक और नाम क्या है? राइटर का नाम बताओ। क्या नाम है? बुक का नाम बताओ। खजाइन उल फुतूह है। दोबारा बोलो, एक बार और बोलो। क्या नाम है? इसका एक नाम और क्या है? किसका इतिहास है इसमें? अलाउद्दीन का। अलाउद्दीन ने कहां पर अटैक किया? राजस्थान वाले सारे अटैक ही लिखे हुए इसके अंदर। राजस्थान में उसने कहां कहां पर अटैक किया? आई बात समझ में? लिख लो नीचे एक अलग से लाइन में लिखो। आप तो ये लिख लो एक बुक, पहले ये बुक का नाम लिख लो। आप ये लिखो खजाइन उल फुतूह है और कोष्टक में लिखो तारीख लाई, फिर मैं बता देता हूँ क्या लिखना। केवल बुक का नाम अमीर खुसरो मत लिखना। खजाइन उल फुतूह है, कोष्टक में लिख लो तारीख अलाई। आगे डैश लगा के आगे लिखो। यह पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई थी। दिस बुक वॉज रिटन बाय अमीर खुसरो। यह पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई थी। दिस बुक वॉज रिटन बाय अमीर खुसरो। यह पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई थी। दिस बुक वॉज रिटन बाय अमीर खुसरो। लिखो इस पुस्तक से, दिस बुक, इस पुस्तक से, दिस बुक, इस पुस्तक से अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमणों की जानकारी मिलती है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अलाउद्दीन अटैक ऑन राजस्थान। इस पुस्तक से अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमणों की जानकारी मिलती है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अलाउद्दीन अटैक्स ऑन राजस्थान। अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमणों की जानकारी मिलती है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अलाउद्दीन अटैक ऑन राजस्थान। अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमणों की जानकारी मिलती है। बॉक्स में बंद कर लो अलग से।
ताकि याद रहेगी बात। अमीर खुसरो वाली बुक है ना, इंपॉर्टेंट बुक है, पूछते हैं। पिछले से पिछली आरएस में ये बुक पूछ रही थी सीधी सीधी। इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तब और पढ़ लोगे उसमें। अगला राजा लिखोगे, हमीर। अगला राजा लिखो, जगह छोड़नी है, कंजूस। 2 4 5 लाइनें छोड़ के लिखा करो यार। और सुनो देखो बात, ये मेवाड़, मेवाड़ में ये चित्तौड़, चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ किसको देके चला गया? खिजर खान। खिजर खान के बाद में आ गया मालदेव सोनगरा। अब मालदेव सोनगरा का भी बेटा यहां पर बैठा हुआ था, उसका नाम था बनवीर सोनगरा। क्या नाम था? पर ये मालदेव सोनगरा, बनवीर सोनगरा, खिजर खान, क्या ये खुद राजा या दिल्ली वालों की तरफ से बिठाए हुए? ये यहां से टैक्स लेके किसको भेजते हैं? दिल्ली। दिल्ली का जो भी राजा उसको भेज देते हैं टैक्स पे। मतलब ये खुद राजा नहीं है, पर दिल्ली वालों ने कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल करके अपना एक बंदा छोड़ दिया। अलाउद्दीन ये तो चाहता था अपना बंदा छोड़ दे, मालवा पे भी कंट्रोल होगा, गुजरात पे भी कंट्रोल होगा, चित्तौड़ पे भी कंट्रोल होगा। कर रखा है उसने। अब चित्तौड़ राजधानी है, राजधानी गोहिलों के हाथ से निकल गई। चित्तौड़ में पहले किसका अधिकार था? गोहिल वंश। लेकिन अब गोहिलों के हाथ से निकल गई। अब खिजर खान आ गया, मालदेव सोनगरा आ गया, बनवीर सोनगरा आ गया। लेकिन जो मेवाड़ के बाकी गांव हैं उनमें तो गोहिल बैठे हैं। राजधानी निकल जाती है सारी की सारी, पूरे कोई देश की पब्लिक थोड़ी मारी जा सकती है। सारे दूर दराज के गांव के अंदर तो बैठे थे। ऐसा ही एक गांव था, उस गांव का नाम था सिसोदा। कौन सा गांव था? राजसमंद जिले में इधर कुंभलगढ़ की तरफ एक गांव है, उस गांव का नाम क्या है? सिसोदा। उस सिसोदा में एक लड़का रहता है, उस लड़के का नाम क्या है? हमीर। क्या नाम है? हमीर। कौन से गांव में रहता है? गोहिल है ये। जब 1303 में लड़ाई हुई तब ये छोटा बच्चा रहा होगा। जब ये बड़ा हुआ तो इसको पता चला कि उस लड़ाई में इसके पिताजी के 7 भाई मारे गए। कितने भाई मारे गए? पिताजी और उनके 6 भाई, और मतलब टोटल 7 भाई मारे गए। इसे पता चला इसके दादाजी भी उसी लड़ाई के अंदर काम आ गए। और इसे पता चला कि चित्तौड़ पहले अपना था, अपना गोहिलों का था, अपने गोहिल है। लेकिन बाद में अलाउद्दीन खिलजी कब्जा कर गया, वो दे गया खिजर खान को, खिजर खान दे गया मालदेव सोनगरा को, और आजकल कौन बैठा हुआ यहाँ पे? बनवीर। और उसे बड़ा अजीब लगता है, अरे यार अपने बाप दादों का किला दुश्मन कब्जा करके बैठे हैं, अपना झंडा उतार दिया गया, दुश्मनों का झंडा लगा हुआ है। और उसने धीरे 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 बाकी जो आसपास के गांव थे वहां के लोगों से कांटेक्ट करना शुरू किया। उसने कहा अरे अपना है, वापस लेना है, बाप दादों का बेर लेना है वापस। धीरे धीरे इसने अपनी सेना इकट्ठी की। एक दिन इसने बनवीर सोनगरा पर हमला किया और चित्तौड़ पर वापस कब्जा कर लिया। तो गोहिलों के हाथ से चित्तौड़ निकल जाता है 1303 में। कब निकल जाता है? जब रतन सिंह लड़ता हुआ मारा जाता है। गोहिलों में वापस गोहिल जो होते हैं वो चित्तौड़ पर कब्जा करते हैं 1326। कब करते हैं? जब एक कौन सा गोहिल आके कब्जा कर रहा है? कौन सा गोहिल आके? अमीर। किसको हरा के? बनवीर सोनगरा। किसको हरा के? लिखो, इसने बनवीर सोनगरा को हराकर चित्तौड़ पर पुनः अधिकार किया। He defeated बनवीर सोनगरा and recaptured चित्तौड़। या चित्तौड़ पर अधिकार किया, ये लिख लो। इसने बनवीर सोनगरा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया। तो पहली बार ही कर रहा है। He defeated बनवीर सोनगरा and captured चित्तौड़। इसने बनवीर सोनगरा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया। He defeated बनवीर सोनगरा and captured चित्तौड़। बनवीर सोनगरा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया। He defeated बनवीर सोनगरा and captured चित्तौड़। किसको हरा के? बनवीर सोनगरा। किस पे अधिकार किया? कौन से गांव से गया था? इसलिए इसने नाम क्या आगे लगाया? सिसोदिया। क्या लगाया? वंश तो कौन सा है इसका? गोहिल। कौन सा वंश है? लेकिन अब गोहिल वंश में कौन सा गोहिल है? ये सिसोदा का गोहिल है। सिसोदा गोहिल है, इसलिए क्या कहलाया? इसने कहा हूं तो भाई मैं गोहिली, पर गोहिलों में भी कहां का गोहिल हूं भाई? सारे जगह गोहिल ही बैठे थे, लेकिन बाकी गोहिलों की हिम्मत नहीं भी चित्तौड़ पे कब्जा करने की। चित्तौड़ पे गोहिल कौन से कर रहे हैं? सिसोदा वाले। इसलिए गोहिल क्या कहलाने लगे? क्या कहलाए? सिसोदी। देखो, यह सिसोदा गांव का था। ही बिलोंग्ड टू विलेज सिसोदा। राजसमंद में जगह पड़ती है। यह सिसोदा गांव का था। ही बिलोंग्ड टू विलेज सिसोदा। यह सिसोदा गांव का था। ही बिलोंग्ड टू विलेज सिसोदा। अतः यहां से, सो फ्रॉम हियर, अतः यहां से, सो फ्रॉम हियर, गोहिल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ होता है। रूल ऑफ सिसोदिया ब्रांच ऑफ गोहिल डायनेस्टी वाज इज स्टार्टेड। गोहिल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ होता है।
रूल ऑफ सिसोदिया ब्रांच ऑफ गोहिल डायनेस्टी इज स्टार्टेड। गोहिल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ होता है। रूल ऑफ सिसोदिया ब्रांच ऑफ गोहिल डायनेस्टी इज स्टार्टेड। गोहिल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ होता है। रूल ऑफ सिसोदिया ब्रांच ऑफ गोहिल डायनेस्टी इज स्टार्टेड। गोहिल वंश की कौन सी शाखा का शासन प्रारंभ हो जाता है ना। इससे पहले पहले वाले भी गोहिल है, अब भी गोहिल है, लेकिन अब वाले गोहिल क्या है, सिसोदिया। पहले वाले गोहिल सिसोदिया, क्योंकि अब यहां से कौन आ गए, सिसोदा वाले आ गए। सिसोदा वाले आ गए इसलिए क्या कहलाए। आई बात सुन, मैंने बताया था कि पहले जो राजा वागड़ चित्तौड़ में नाम क्या क्या लगाते थे, रावल, और उनके जो बाकी भाई होते जिन गांवों में, ये नाम क्या क्या लगाते। तो ये तो भाइयों वाले गांव से है, तो ये नाम क्या क्या लगाएगा। तो ये मेवाड़ का पहला राजा है जिसने नाम क्या क्या लगाया। इससे पहले राजा नहीं लगाते, सामंत लगाया करते थे। राजा क्या लगाते थे, रावल। तो कोई पूछे रावल लगाने वाला अंतिम राजा कौन था, रतन सिंह। राणा लगाने वाला पहला राजा कौन है। यह मेवाड़ का पहला राजा था, ही वॉज फर्स्ट किंग ऑफ मेवाड़। यह मेवाड़ का पहला राजा था, ही वॉज फर्स्ट किंग ऑफ मेवाड़। यह मेवाड़ का पहला राजा था, ही वॉज फर्स्ट किंग ऑफ मेवाड़, जिसने राणा उपाधि का प्रयोग किया था। हु एडोप्टेड टाइटल ऑफ राणा। जिसने राणा उपाधि का प्रयोग किया था। हु एडोप्टेड टाइटल ऑफ राणा। जिसने राणा उपाधि का प्रयोग किया था। हु एडोप्टेड टाइटल ऑफ राणा। लाइन चेंज करके लिखो एक लाइन। देखो, रतन सिंह मेवाड़ का अंतिम राजा था। रतन सिंह वॉज लास्ट किंग ऑफ मेवाड़। रतन सिंह मेवाड़ का अंतिम राजा था। रतन सिंह वॉज लास्ट किंग ऑफ मेवाड़। रतन सिंह मेवाड़ का अंतिम राजा था। रतन सिंह वॉज लास्ट किंग ऑफ मेवाड़, जिसने रावल उपाधि का प्रयोग किया था। हु एज्यूम्ड, एज्यूम की उसने। हु एज्यूम्ड टाइटल ऑफ रावल। जिसने रावल उपाधि का प्रयोग किया था। हु एज्यूम्ड टाइटल ऑफ रावल। जिसने रावल उपाधि का प्रयोग किया था। हु एज्यूम्ड टाइटल ऑफ रावल। इसको, इस लाइन को बॉक्स में बंद कर लो ताकि अलग से याद रहे ना, रतन सिंह के बारे में अलग से बात याद रह जाएगी। तो रावल वाली ब्रांच कहां पे आगे खत्म हो जाती है, रतन सिंह पे, है ना। राणा वाली ब्रांच कहां से शुरू हो जाती है। अब उसको राणा ब्रांच बोल दो, क्योंकि उपाधि क्या थी, राणा। वो सिसोदा से आए थे इसलिए क्या बोल दो, सिसोदा। एक ही बात, सिसोदा वाले थे, उन्होंने नाम क्या क्या लगाना शुरू कर दिया। बनवीर सोनग्रा हार गया। बनवीर सोनग्रा किसकी तरफ से टैक्स लेता था, दिल्ली वालों की तरफ से। तो भाग के कहां गया, दिल्ली। तब दिल्ली में एक सुल्तान हुआ करता, उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था। खिलजियों का राज खत्म हो गया। खिलजियों के बाद वहां नया वंश आ गया, नए वंश का नाम क्या है, तुगलक। और तुगलकों का राजा बना हुआ, उसका नाम क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम है। बनवीर सोनग्रा भाग के उसके पास गया, उसने जाकर भाई मोहम्मद बिन तुगलक, अब से वहां से चित्तौड़ का तेरे को टैक्स नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि पहले मैं देता था, मेरे को तो कूट मार के भगा दिया वहां से। किसने, हमीर ने। ये हमीर कौन है, कि गोहिल है। कौन से काम का गोहिल आ गया, सिसोदा से आ गया। तो ने कहा चल मेरे साथ वापस बदला लेंगे। तो उधर से मोहम्मद बिन तुगलक वापस चित्तौड़ पे कब्जा करने के लिए आया। किसको हराने के लिए, किसके साथ, बनवीर सोनग्रा। अमीर को जब पता चला, अमीर ने कहा मोहम्मद बिन तुगलक इतनी दूर आके क्या करेगा, मैं सामने आ जाता हूँ। बांसवाड़ा में अपने एक जगह पड़ती है सिंगोली। कौन सी जगह है, कहां पर पड़ता है। अमीर सामने चला के जाता है, वहां सिंगोली जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को हरा के भगा देता है। इसका मतलब चित्तौड़ वापस अब शक्तिशाली हो रहा है, दिल्ली वालों को वापस यहाँ पे हरा रहा है। तो सिंगोली के युद्ध में हमीर ने किसको हरा दिया। इसका मतलब दिल्ली वालों की तरफ से अब किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा। देखो सिंगोली के युद्ध में, इन बैटल ऑफ सिंगोली, खूब सारी है, एक मध्य प्रदेश में, गुजरात में, ये बांसवाड़ा। देखो सिंगोली के युद्ध में, इन बैटल ऑफ सिंगोली, एक नाम के खूब सारे गांव है, उदयपुर 10 एक है भारत में, है क्या। हाँ। तो वो दिल्ली से थोड़ी जरूरी है, दिल्ली से है वो, मालवा की तरफ बैठा होगा, उधर से आ गया। वो ये थोड़ी है कि वहीं दिल्ली से उसने कहा पहले मैं दिल्ली जाऊंगा फिर चलूंगा इधर धीरे धीरे। लिखो सिंगोली के युद्ध में, इन बैटल ऑफ सिंगोली, हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। वो तो दिल्ली का सुल्तान है, इसलिए अपने दिल्ली दिल्ली बार बार बोल रहे हैं। हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। हमीर डिफीटेड मोहम्मद बिन तुगलक। हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। हमीर डिफीटेड मोहम्मद बिन तुगलक। हमीर ने किसको हराया था, मोहम्मद बिन तुगलक। लोगों ने कहा अरे यार हमीर क्या जोरदार आदमी है, गजब मेहनत कर रहा है, पहले चित्तौड़ छीन लिया, अब दिल्ली वालों में किसको हरा के भेज दिया, मोहम्मद बिन।
तुम यार खूब मेहनत करो। उसने कहा नहीं साहब, मैं कौन हूं करवाने वाला, ये सब बरवड़ी माता की कृपा से हो रहा है। कौन सी माता की कृपा से? वो ये मानता था एक करवाने वाली जो भी माता जी, वो माता जी कौन सी है? तो उसने चित्तौड़ में किसका मंदिर बनवाया? देखो, उसने चित्तौड़ में बरवड़ी माता का मंदिर बनवाया। इसने चित्तौड़ में बरवड़ी माता का मंदिर बनाया। ही बिल्ट बरवड़ी माता टेम्पल एट चित्तौड़। चित्तौड़ में बरवड़ी माता का मंदिर बनवाया। ही बिल्ट बरवड़ी माता टेम्पल एट चित्तौड़। चित्तौड़ में कौन सी माता जी का मंदिर बनवाया? नीचे एक लाइन लिखो यहीं पर, फिर मैं समझा दूंगा। लिखो, यह मेवाड़ के गोहिल वंश की इष्ट देवी है। टुटलरी डाइटी ऑफ गोहिल डायनेस्टी ऑफ मेवाड़। यह मेवाड़ के गोहिल वंश की इष्ट देवी है। टुटलरी डाइटी ऑफ गोहिल डायनेस्टी ऑफ मेवाड़। यह मेवाड़ के गोहिल वंश की इष्ट देवी है। टुटलरी डाइटी ऑफ गोहिल डायनेस्टी ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के गोहिल वंश की इष्ट देवी है। अब सुनना, देखो एक बात लिखना आप, और फिर मैं समझाऊंगा दोनों एक साथ। देख लो, कुलदेवी बराबर बाण माता, जैसा मैंने लिखा वैसा वैसा उतार लो, फिर अपने बात करते हैं। क्लेंडाइट, बॉक्स में बंद कर लो इनको अलग से। सिंपल दो सवालों के जवाब तो ये है। कोई पूछे कि गोहिल वंश की कुल देवी कौन सी है, तो कौन सी है? बाण माता। कोई पूछे मेवाड़ के गोहिल वंश की इष्ट देवी कौन सी है, तो कौन सी है? बरवड़ी माता। कौन सी है? बरवड़ी। ये तो सिंपल है, चीजें हैं, मैं समझा देता हूँ ये है क्या। हमने दो टर्म यूज में ली, एक टर्म यूज में ले रहे हैं हम कुल देवी, एक टर्म यूज में ले रहे हैं हम इष्ट देवी। हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए, अपने सब का कोई ना कोई एक कुल है। हम किसी ना किसी एक वंश से संबंधित है, किसी ना किसी कुल से एक संबंधित है। तो हम सब के कुल की एक कोई फिक्स देवी है, वो कौन सी होगी? कौन सी होगी? कुल देवी। सबकी कोई ना कोई एक क्या है? कुल देवी। अब उस वंश के लोग अलग अलग बंट गए। आप जयपुर आ गए, आपके चाचा जी बेंगलोर चले गए होंगे, आपके पापा कहीं और बिजनेस करते हैं, एक ताऊ जी कहीं और रहते होंगे, सब अलग अलग चले गए। दादाजी का एक परिवार कहीं और शिफ्ट हुआ होगा, दूसरा कोई भाई है वो। उस कुल के लोग जहां भी जाएंगे उनकी कुल देवी तो फिक्स रहेगी। पर वहां जहां जाएंगे वहां की किसी लोकल देवी की ओर पूजा करने लग जाएंगे, वो इष्ट देवी है। वो क्या है? इसका मतलब कुल देवी कंपलसरी है, इष्ट देवी ऑप्शनल है। मेरी कुल देवी तो एक फिक्स है मेरी। मैं हो सकता है दो तीन माता जी मुझे लगेगी ये देवी RS प्री में पास करवा सकती है, ये मेंस में करवा सकती है, और ये इंटरव्यू में। तो मेरी इष्ट देवियां कितनी आई बात समझ में? कुल देवी तो एक है, वो तो है ही आपकी। उसके अलावा आप जिसकी भी पूजा कर लेते हैं वो कौन सी हो जाती है? इष्ट का मतलब होता है पूजा करना, आराधना करना, आराध्य देवी है वो आपकी इष्ट देवी है। तो जितने गोहिल हैं वो भले महाराष्ट्र के हैं, वो भले नेपाल के हैं, वो भले मेवाड़ के हैं, उनकी कुल देवी तो कौन सी है? पर इनकी ब्रांच कितनी थी? 24। 24 ने अलग अलग मान ली। तो इष्ट देवियां 24 भी हो सकती है, एक एक ने दो दो मानी तो 48 हो सकती है, एक एक ने तीन तीन मानी तो 72 हो सकती है। आई बात समझे? हमीर को ऐसा लगता था मेरे को ये चित्तौड़ दिलवाने वाली माता कौन है? बरवड़ी। कौन सी है? बरवड़ी। इसलिए उसने किसका मंदिर बनवाया? बरवड़ी माता का। और उसने अपने इष्ट देवी किसको मान लिया? बरवड़ी। अब आगे हमीर के बेटे पोते पड़पोते राज करते गए, तो उन्होंने कहा हमारे बाप की इष्ट देवी यदि बरवड़ी थी तो हमारी भी कौन है? समझ में आ गई बात? अच्छा, मेवाड़ एक बार गोहिलों के हाथ से निकल गया था, वापस मेवाड़ को गोहिलों के हाथ में लेके कौन है? हमीर। वापस मेवाड़ मेवाड़ डूब गया, मेवाड़ को वापस बचाने वाला कौन है? हमीर। इसलिए हमीर को बोलते हैं मेवाड़ का उद्धारक। क्या बोलते हैं? लिख लो, हमीर को मेवाड़ का उद्धारक। उद्धार का मतलब बचाना, डूबती हुई चीज को ऊपर लाना। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। हमीर इज नॉन ए सेवियर ऑफ मेवाड़। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। हमीर इज नॉन ए सेवियर ऑफ मेवाड़। हमीर को मेवाड़ का क्या कहा जाता है? अब लिखो उपाधियां, क्या क्या उपाधियां थी हमीर की? टाइटल्स। मैं जैसा लिखूं वैसा एक बार उतार ले, फिर अपने बात कर लेंगे।
उतार लिया। एक एक आप पोस्टमार्टम करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पहले उधर वाला वाक्य बोलो केवल। विषम घाटी पंचानन, क्या लिखा हुआ है? अब कोई सिंपल क्वेश्चन तो ये है, विषम घाटी पंचानन मेवाड़ के कौन से राजा को कहा जाता है? हमीर। किसे कहा जाता है? अब एक एक शब्द देखते हैं। तीन शब्द है, विषम घाटी पंचानन। विषम का मतलब होता है कठिन, विषम का मतलब कॉम्प्लिकेटेड, कठिन, टफ जो भी होता है। घाटी का मतलब होता है युद्ध, घाटी का मतलब हल्दी घाटी, हल्दी घाटी युद्ध भी पढ़ते हो आप, तो घाटी का मतलब क्या है? युद्ध। विषम का मतलब कठिन, विषम का मतलब कॉम्प्लिकेटेड, टफ, घाटी का मतलब युद्ध, पंचानन का मतलब होता है शीर्ष। पंचानन का मतलब लोयन, वह जो कठिन युद्ध में शेर के समान लड़ता है, वह जो टफ वॉर में लोयन की तरह लड़ता है, उसको क्या कहा जाता है? विषम घाटी पंचानन। क्या कहा जाता है? पंचानन का मतलब क्या होता है? घाटी का मतलब, विषम का मतलब कठिन युद्ध में शेर के समान लड़े, उसे क्या कह सकते हैं हम? विषम घाटी। आगे हम पढ़ेंगे हमीर वाली इस पीढ़ी में मेवाड़ में एक राजा होंगे, उन राजा का नाम है कुंभा। क्या नाम है? कुंभा ने किला बनवाया कुंभलगढ़। कौन सा बनवाया? राजा कोई महल मालिया किला मंदिर दरगाह बनवाएगा, उनके बाद क्या लगवाएगा? अभिलेख। ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा क्या होती है। तो कुंभा बाहर क्या लगवा रहा है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभा अपनी तारीफ करवाएगा तो बाप दादाओं की भी करवाएगा। और कुंभा कहता है भाई साहब हम उस हमीर के वंशज हैं जो क्या था? विषम घाटी, जो जितना कठिन युद्ध होता उसमें उतना ही भयंकर शेर की तरह लड़ता था। वो घबराता, कठिनाइयों से घबराने वाला बंदा नहीं था, इसलिए हमीर को क्या कहा गया? कौन सी प्रशस्ति में? भले बड़ी बात। उसी कुंभा ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है रसिक प्रिया। क्या नाम है? कोई राइटर बुक लिखेगा, इंट्रोडक्शन देगा, कुंभा लिखता मैं कुंभा, जिसने बुक लिखी है, बुक का नाम क्या है? रसिक। फिर वो कहता है अरे तुम मुझे जानते हो कि नहीं जानते, मेरे परदादा जी के नाम हमीर था, और वो क्या थे? तो हमीर की उपाधि क्या हो गई? ऐसा कौन सी किताब में लिखा हुआ है? कोई पूछेगा हमीर को वीर राजा कौन सी पुस्तक में लिखा गया है, या हमीर को रसिक प्रिया में क्या लिखा गया है, हमीर को कुंभलगढ़ प्रशस्ति में क्या कहा गया है? फिर अपने राजस्थान में एक इतिहासकार हुआ, उसका नाम है जेम्स टोड। क्या नाम था? अंग्रेजों का इतिहासकार था, अपने यहाँ पर बैठ के हिस्ट्री लिख के गया। तो जेम्स टोड है, जेम्स टोड कहता है भाई साहब वो प्रबल हिंदू था। क्या था? हिंदुओं में प्रबल पराक्रमी राजा था, पावरफुल राजा था, फॉर्मिडेबल था, जिसको कोई भी हरा नहीं सका। इसलिए जेम्स टोड ने उसको क्या कहा? तो मेवाड़ के कौन से राजा को जेम्स टोड ने प्रबल हिंदू कहा था? हमीर को कुंभलगढ़ प्रशस्ति में क्या कहा गया है? हमीर को वीर राजा कहां लिखा गया? याद रह जाएगी बातें। क्या क्या उपाधि हुई बताओ देखो। विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन कहां लिखा हुआ है? वीर राजा कहां लिखा हुआ है? प्रबल हिंदू किसने लिखा? हमीर कौन से गांव से गया था? अब एक थोड़ी छोटी सी बात और सुन लो, फिर अपने पढ़ेंगे। इस सिसोदा गांव की स्थापना करने वाला बंदा था, उसका नाम था राहब। क्या नाम था? नीचे एक लाइन लिखो, फिर मैं थोड़ा सा एक बात और बताऊं। नीचे अलग से एक लाइन लिखो, लिखो राहब ने सिसोदा गांव की स्थापना की थी। राहब फाउंडेड विलेज नेम्ड सिसोदा। राहब ने सिसोदा गांव की स्थापना की थी। राहब फाउंडेड विलेज नेम्ड सिसोदा। राहब ने कौन से गांव की स्थापना की? बॉक्स में बंद कर दो, अलग से, इसको अलग दिखना चाहिए आपको। अब एक बात सुन लो, आगे काम आएगी, लिखना नहीं। मेवाड़ में एक राजा हुए, उन राजा का नाम था कर्ण सिंह। क्या नाम था? या उन्हीं का एक नाम हो रहा है रण सिंह। क्या नाम है? कर्ण सिंह के एक बेटा हुआ, उसका नाम है क्षेम सिंह। क्या नाम था? मेवाड़ में जो भी राजा होते हो नाम क्या क्या लगाते? रावल। क्या लगाते? तो जो भी राजा बनेगा वो क्या लगाएगा? रावल। तो रावल कौन बना? सेम सिंह। बाकी जो भाई होंगे वो क्या लगाएंगे? राणा। तो राणा जो बना उस भाई का नाम था राहब। क्या नाम था? बड़ा भाई जो राजा बनेगा वो तो राजधानी रख लेगा, राजधानी चित्तौड़ है तो उसने क्या रख लिया? चित्तौड़। छोटे भाइयों को गांव मिलेंगे, किसी को कोई गांव, किसी को कोई गांव। तो राहब को कौन सा गांव मिला? कौन सा गांव मिला? यही होगा। अब इसके बाद रावल कौन बनेगा? इसका बेटा, पोता, पड़पोता, सड़पोता, लड़पोता, खड़पोता, ऐसा ही कुछ होगा। तो यहाँ पे जाके एक रावल बन रहा है, उसका नाम है रतन सिंह। क्या नाम है? यहाँ इसके जो वंशज होंगे वो क्या बनेंगे? राणा। इसका बेटा, पोता, लगातार पीढ़ियां चलती जाएगी।
यहां पर एक राणा बने, उनका नाम है लक्ष्मण सिंह। क्या नाम है? तो जब चित्तौड़ का रावल कौन है? रतन सिंह। तब सिसोदा का राणा कौन था? रतन सिंह पर 1303 में अलाउद्दीन खिलजी हमला कर देता। तो अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया तो रतन सिंह ने अपने भाई बंधु जो आसपास थे उनको कहा आओ भाई सहायता करने के लिए। तो सिसोदा से सहायता करने के लिए कौन आया? साके में भाग लिया। मैंने कहा साके में सारे लड़ते हुए मारे जाते, इसलिए लक्ष्मण भी लड़ता हुआ मारा गया और इसके 7 बेटे लड़ते हुए मारे गए। कितने बेटे लड़ते हुए मारे गए? 7 बेटों में जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था अरि सिंह। क्या नाम था? और अरि सिंह का जो बेटा था उसका नाम था हमीर। अरि सिंह का बेटा था उसका नाम क्या था? कौन सिसोदा का कौन बंदा साके में लड़ता हुआ मारा गया? लक्ष्मण सिंह। आपने कितने बेटों के साथ? 7। उन 7 में बड़ा बेटा कौन था? इसका एक बेटा इसमें जिंदा रह गया और वापस चला गया था। उस एक बेटे का नाम था अजय सिंह। क्या नाम था? अजय सिंह। आप सुनो, लक्ष्मण सिंह का बड़ा बेटा कौन था? अरि सिंह। कौन था? अरि सिंह। ऐसा कहा जाता है कि अरि सिंह जो था वो जब तक ये लड़ाई नहीं हुई थी, उस लड़ाई से पहले की बात है, इसके पिताजी लक्ष्मण सिंह सिसोदा के क्या बने हुए? राणा। अरि सिंह बड़ा है तो लक्ष्मण सिंह के मरने के बाद अगला कौन बनना चाहिए? अरि सिंह। राजकुमार हो गया, एक प्रकार का सामंत का बेटा तो हो गया। एक दिन अरि सिंह अपने कुछ दोस्तों के साथ में शिकार खेलने के लिए गया। जब वो शिकार करने के लिए गया तो दोस्त चल रहे हैं घोड़ों पर, साथ में वो घोड़े पर चल रहा है। रास्ते में दोनों तरफ खेत है, बीच में एक रास्ता जा रहा है। रास्ते में एक लड़की अपनी भैंस को पानी पिलाने के लिए जा रही थी। इसके साथ में जो दोस्त थे उनमें से किसी एक दोस्त ने उस लड़की को कमेंट कर दिया, कुछ लड़की को छेड़ दिया कोई। उस लड़की को गुस्सा आया, उस लड़की ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। वो जो उसके हाथ में रस्सी थी, वो रस्सी पता नहीं उसने कैसे घुमा के यूं फेंकी कि घोड़े के पैरों में गई, घोड़ा और घुड़सवार दोनों नीचे। साथ वालों ने देखा क्या हुआ क्या हुआ, किसी ने कहा अरे इसने उस लड़की को छेड़ दिया था, वो लड़की भगवान जाने कैसे रस्सी घुमा के गई, ये नीचे चित आया। और लड़की चुपचाप आगे बढ़ गई, वो बोली नहीं इनसे कुछ। साथ वालों ने कहा खड़े हो जा, कपड़े झाड़ ले, हमने वीडियो नहीं बनाया तेरा। वरना आजकल तो वीडियो बना लेते हैं लोग। पर उनको लगा कि यार लड़की ट्रिक गजब खेल गई यार, गजब बहादुर लड़की है और इस प्रकार गिरा के चली गई, डर भी नहीं लगा उसको कि हम 6-7 लोग हैं। और अब वो अपना शिकार खेलने में बिजी हो गए। तब अपने राजस्थान में सबसे अच्छा शिकार माना जाता जंगली सुअर। किसका शिकार? और जंगली सुअर बड़ा खतरनाक जानवर होता है, जल्दी से मरता भी नहीं जंगली सुअर। अरि सिंह ने जंगली सुअर के तीर मारा, जंगली सुअर के तीर लगा पर वो मरा नहीं, वो भाग गया खेत के अंदर। खेत के अंदर भागा तो अरि सिंह को लगा खेत के अंदर घुस के पकड़ के लाऊंगा इसको। अरि सिंह जब खेत में घुसने लगा, आगे वही लड़की जो सुबह भैंस को पानी पिलाने के लिए जा रही थी वो आगे खड़ी थी। उसने कहा अरे किधर? अरे खेत है, दिख नहीं रहा, घोड़ा लेके अंदर घुसोगे तो खेत पूरा बर्बाद हो जाएगा, बार बार। अरि सिंह ने कहा अरे मेरा वो शिकार चला गया, सुअर चला गया आगे। उसने कहा तू बाहर रह, मैं तेरे उस सुअर को पकड़ के ला दूंगी, पर तू बाहर रह, खेत के अंदर नहीं घुसेगा। उसने कहा जंगली सुअर मार देता है आदमी को। उसने कहा ऐसे जंगली सुअर डेली पकड़, तू बाहर खड़ा रहे। वो लड़की अपना तीर कमान उठाती है, अंदर जाती है, जंगली सुअर को मारती है, घसीटते हुए बाहर लाती है। और हरि सिंह को लगता है इतनी बहादुर लड़की, सुबह तो अपने उस घुड़सवार को पटक गई थी, अब किसको मार के आई है? जंगली सुअर को घसीट के अकेली लेके आई। और हरि सिंह ने पूछा कि ब्याह नहीं हुआ तुम्हारा? हरि सिंह को पता चला, हरि सिंह उसके पिताजी के पास गए और उसके पिताजी को जा कहा कि भाई मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूं। सिसोदा का राजकुमार खुद शादी करना चाहता है, साधारण किसान बेचारा क्यों मना करता? उसने कहा भाई अभी ले जाओ हाथों हाथ। 5-7 दोस्त आए हुए थे, हाथों हाथ ही वहां पे ब्याह करके आ गया। पर हरि सिंह को ये लगा कि यार अब पिताजी को जा क्या कहेंगे? भाई पिताजी को जाके ये तो कैसे कहेंगे मैं शिकार करने गया था खुद ही हो गया? भाई ये तो नहीं कहा जा सकता ना। तो उसने अपने माँ को और भाइयों को जाके बताया भाई मैं ऐसे ऐसे ब्याह करके आ गया, और पिताजी को बताऊंगा तो पिताजी गुस्सा करेंगे। तो माँ और भाइयों ने कहा कि ठीक है तू बता ही मत एक बार। अब लंबा चौड़ा इलाका था, उस गांव में अपने वो घर है वहां पे रह जाओ, धीरे धीरे बात ठंडी मीठी पड़ेगी तब बता देंगे अपने। तो ये हरि सिंह अपने इस एक रानी को अलग ही गांव के अंदर रखा करता था। इनके एक बेटा हुआ, बेटे का नाम रखा गया हमीर। क्या नाम रखा गया? इन बिटवीन ये चित्तौड़ वाली लड़ाई होती है, चित्तौड़ वाली लड़ाई के अंदर लक्ष्मण सिंह, हरि सिंह और उसके 6 भाई लड़ते हुए मारे जाते। एक भाई बचता है, वो भाई कौन है? अजय सिंह। तो वो सिसोदा का क्या बना? सामंत। पर उसको पता था कि भाई मेरा जो भाई था बड़ा हरि सिंह, उसकी वाइफ और उसका बेटा अलग गांव में रहते हैं। वो गया, उसने जाकर भाई भाभी जी भले ही पिताजी को मेरे भैया किसी भी वजह से ना बता पाए हो, पर आपका हिस्सा तो है ही हमारे घर में, अब आप यहाँ मत रहो, आप वहां चलो, वहीं रह जाओ। तो हमीर और हमीर की माँ वहीं सिसोदा में आके रहने लग गए। पर सामंत कौन बना हुआ है वहां का? अजय सिंह। भाई बड़ा वो था, बचा हुआ वो, तो वो बना हुआ है। इस सिसोदा के आसपास में कोई डाकू था, उस डाकू का नाम मुंजा। क्या नाम था? और मुंजा ने बड़ा यूं किसानों को तकलीफ देना शुरू किया। वो किसानों की फसलें उठा के ले जाता, उनके पशु खोल के ले जाता, लोग बड़े परेशान थे।
तो अजय सिंह के पास है, उन्होंने अजय सिंह को आका कि भाई ये मुंजा तंग करता है यार, तू हमारी हेल्प कर। तो अजय सिंह ने अपने बेटे को भेजा। अजय सिंह के बेटे का नाम था सज्जन सिंह। क्या नाम था उनका? सज्जन, जाओ और जाके उस डाकू को मार के आओ। पर सज्जन सिंह डाकू को मारने के लिए गया, पर डाकू ने सज्जन सिंह को कूट दिया। तो सज्जन सिंह वापस आया बेचारा, उसने कहा डैडी यार पार नहीं पड़ी, और उधर तो उसने मेरी मूंज बना के रख दी यार मुंजा ने, मैं हरा ही नहीं सका। हमीर वहीं खड़ा था, हमीर छोटा था, 13-14 साल का ही था। उसने कहा कि चाचा जी प्लीज एक बार मुझे जाने दो। अजय सिंह ने कहा यार तू अभी बच्चा है, पहले कभी गया भी नहीं किसी युद्ध के अंदर, तेरे को यार यूं भेजने का जी नहीं करता मेरा, कि तेरी माँ कहेगी कि भाई इसके पिताजी नहीं, इसलिए चाचा हर कहीं भेज देता है इसको। अमीर ने कहा चाचा जी इतनी चिंता मत करो, पहले इस्तेमाल करो। हमीर गया, हमीर मुंजा बालेचा का सिर काट के लाता है, वो जो डाकू था उसको मार के आता है। और अजय सिंह ऐसे आवाज मेरे चीते, तेरे में तेरे पिताजी के गुण है, तेरे पिताजी भी इतने ही बहादुर थे, मैं तो वैसे भी इस सीट पर इसलिए बैठा हुआ हूं क्योंकि तुम छोटे थे, बाकी हिसाब तो तेरे पिताजी का है। भाई यदि लड़ाई ना होती तो लक्ष्मण सिंह के बाद कौन बनता? अरि सिंह। अरि सिंह के बाद कौन बनता? हमीर। तो अजय सिंह ने अपने भतीजे को बना दिया। तो उसने सिसोदा किसको दे दिया? हमीर को। यही हमीर बाद के अंदर बनवीर सोनगरा को हराता है, बनवीर सोनगरा को हरा के चित्तौड़ पे क्या कर लेता है? कब्जा। पर अजय सिंह का खुद का बेटा कौन था? सज्जन सिंह। वो बड़ा नाराज हुआ और उसने अपने पिताजी कहा कि बापू सेहत के लिए तुम हानिकारक हो, और ऐसे कैसे कर सकते हो यार, मेरे को भी तो बना सकते थे, चाचा जी वाले ताऊ जी वाले बेटे को बना दिया आपने, पापा मेरे हो बना रहे हो उसको। सज्जन सिंह नाराज हुआ, सज्जन सिंह नाराज होकर चला गया महाराष्ट्र। कहां चला गया? सिसोदा से कहां चला गया? उस सज्जन सिंह की 19वीं पीढ़ी में महाराष्ट्र में पैदा हुए महाराज छत्रपति शिवाजी। कौन पैदा हुए? महाराज छत्रपति। और शिवाजी ने चीख चीख के कहा कि हम सिसोदा से आए इसलिए हम सिसोदिया हैं, हम सिसोदा से आए इसलिए क्या है? तो जो गोहिलों की 24 ब्रांच उनमें एक ब्रांच शिवाजी वाली है। तो शिवाजी ने ये भी बाद में क्या थे? सिसोदिया। तो सिसोदिया क्यों है वो? क्योंकि सिसोदा से गए थे। कौन से गांव से गए थे? तो जो भी सिसोदा से निकले वो सारे के सारे क्या कहलाए? पहले पड़ गई बात। हमीर के बाद मेवाड़ में जीते राजा बनेंगे, नाम क्या क्या लगाएंगे? राणा। सिसोदिया लगाएंगे और क्या लगाएंगे? राणा। हमीर से पहले वाले क्या लगाते थे? राहुल। क्या लगाते? राहुल। अगला राजा लिखो। क्योंकि आगे आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप लिखो, वहां पढ़ोगे कि शिवाजी ने खुद को सिसोदिया कहा, फिर आपको लगेगा यार सिसोदिया तो वही है जो सिसोदा से गए थे, ये क्यों कह रहा है? तो वो ध्यान रखना आपने। अब जीते भी राजा बनेंगे नाम क्या क्या लगाएंगे? रण। अब कौन है अगला राजा? कौन है? रण लखा। कौन है राजा? देख कल मैंने बताया था कि सामोली वाला अभिलेख कहता है कि जावर में खनिज निकलते हैं। जावर में क्या निकलते हैं? जावर में बेसिकली 3 खनिज निकलते हैं, सीसा, जस्ता, चांदी। क्या क्या निकलते हैं? एक मैं और बताऊं, आगे ज्योग्राफी में भी काम आएगा। जहां सीसा जस्ता मिलेगा वहां चांदी मिलेगी, जहां शीशा जस्ता मिलेगा वहां क्या मिलेगी? होता ये होता तो शीशा जस्ता ही, 98% तो शीशा जस्ता ही होता है, कोई 1-2% वहां पर क्या होती है? तो जावर में शीशा जस्ता तो पहले निकल रहा था, पर इनसे चांदी वहां नहीं निकल रही थी। चांदी यदि किसी के टाइम निकली तो किसके टाइम निकली? कहां से? तो कोई पूछेगा जावर में चांदी की जो खान है वो किसके टाइम में निकली थी? किसके टाइम? देखो, जावर में चांदी की खान प्राप्त हुई। सिल्वर माइन वॉज फाउंडेड जावर। जावर में चांदी की खान प्राप्त हुई, सिल्वर माइन वॉज फाउंडेड जावर। जावर में चांदी की खान प्राप्त हुई, सिल्वर माइन वॉज फाउंड एट जावर। जावर में किसकी खान प्राप्त हुई? अब मुझे बताओ कि यदि जावर में चांदी की खान प्राप्त हो रही है तो मेवाड़ की आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है बुरी हो रही है? अब मेवाड़ वालों को चांदी मिल गई तो मेवाड़ वालों की चांदी चांदी होगी, क्या होगी? हम यही तो कह रहे हैं, हम प्रशासनिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और राजस्व व्यवस्था, ये राजस्व रेवेन्यू बढ़ रहा है अपने आप में, राजस्व व्यवस्था। इस लाखा के टाइम में एक व्यक्ति है, उसका नाम है छितर बंजारा। क्या नाम बंदेगा? बंजारा एक जाति होती है। बंजारा क्या होती है? पहले जातियों के अलग अलग काम होते, जो जिस जाति का उसका वही क्या हुआ करता काम। बंजारों का काम था व्यापार करना। बंजारों का काम क्या था? ये घुमक्कड़ व्यापारी थे, घूम घूम के बिजनेस करते, बैलगाड़ियां लेके रखते, आज इस गांव में आए 10 दिन यहाँ रुके सामान बेचा, फिर 10 दिन इस गांव में, 10 दिन इस गांव में, 10 दिन इस गांव, घूम घूम के व्यापार करते। नोमेडिक, नोमेडिक थे, घुमक्कड़ व्यापारी हुआ करते, नोमेडिक मर्चेंट हुआ करते। कौन? बंजारे। अच्छा, व्यापार करेंगे तो पैसे कम होंगे कि ज्यादा?
व्यापार पैसे वाली चीज है। तो छितर बंजारे नाम के एक व्यापारी के पास में खूब सारे पैसे आए, तो उसने एक झील बनवाई। उदयपुर के पास एक गांव था, उस गांव का नाम था पिछोली। क्या नाम था? गांव का नाम क्या था? पिछोली में झील बनाई, इसलिए आजकल अपने उसको बोलते हैं पिछोला। क्या बोलते हैं? अब दो सवाल। एक सवाल तो ये कि पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? छितर बंजारे ने। एक सवाल ये कि पिछोला झील का निर्माण कौन से राजा के टाइम हुआ था? एक सवाल ये कि बंजारे कौन होते हैं? घुमक्कड़ व्यापारी। कौन होते हैं? याद रखना, ये आईएएस में सवाल पूछा हुआ है। बंजारे कौन होते हैं? घुमक्कड़। फिर वो चार ऑप्शन दे देता है। पंजाब में सेना में लड़ने वाले सैनिक, है ना। घूम घूम कर उपदेश देने वाले सूफी संत, घूम घूम कर व्यापार करने वाले एक जाति। एक आध और लिख देता है, ग्रासिया महिला के नाक का एक आभूषण। किसी को लगता है आभूषण होगा, नाक में पहनती होगी बंजारा कहीं पर, तो बंजारे घुमक्कड़ व्यापारी होते हैं। कौन होते हैं? हाँ, लिखो। छितर बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। छितर बंजारा बिल्ट लेक पिछोला। छितर बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। छितर बंजारा बिल्ट लेक पिछोला। पिछोला झील का निर्माण करवाया था, बिल्ट लेक पिछोला। कोष्टक में लिख लो, घुमक्कड़ व्यापारी, नोमेडिक मर्चेंट। नोमेडिक मर्चेंट, घुमक्कड़ व्यापारी। बंजारे कौन होते हैं? घुमक्कड़ व्यापारी। मैं बताऊं, आज भी है ना पश्चिमी राजस्थान में, तो मेरे को याद है गांव में छुट्टियां जब हुआ करती तो सुबह खेलने के लिए नहीं जाते, या सुबह दोस्तों के साथ इधर उधर जाते और शाम तक पूरे दिन घूमते रहते। शाम को मम्मी कहती बिंजिया रोएगे क्या, सारा दिन घूमता रहता, तू कोई बंजारा थोड़ी है। इसका मतलब बंजारों का काम क्या था? घूमना ही उनका काम हुआ करता। इसलिए फिल्मों में कहना थे बंजारापन, आवारापन, घूम रहे हैं आवारा, इधर उधर यायावर हो रखे हैं। वो कौन है? बंजारे। तो बंजारे कौन होते हैं? घुमक्कड़ व्यापारी। तो एक बंजारा, उसका नाम क्या है? छितर, और उसने क्या बनवा दी? झील। कौन सी झील? उदयपुर में पड़ती है अब तो पिछोला झील अपना। इस पिछोला झील के पास में एक चबूतरा बना हुआ, उसको बोलते हैं नटनी का चबूतरा। क्या बोलते हैं? आप लिख लो, फिर मैं समझाता हूं। इस झील के पास नटनी का चबूतरा बना हुआ है। नटनी का चबूतरा इज लोकेटेड नियर दिस लेक। इस झील के पास नटनी का चबूतरा बना हुआ है। नटनी का चबूतरा इज लोकेटेड नियर दिस लेक। इस झील के पास नटनी का चबूतरा बना हुआ है। नटनी का चबूतरा इज लोकेटेड नियर दिस लेक। नट एक जाति होती है जो रस्सी का खेल दिखाती है। रस्सी खेल मतलब दो पोल बांध दिए, एक पोल यहां बांध दिया, एक पोल यहां बांध दिया, फिर इनके बीच में क्या बांध दिया? एक रस्सी। और जो नट की पत्नी होती है, नट की पत्नी इसलिए क्या होगी? नटनी, वो इसके ऊपर चलती है। ये रस्सी वाला खेल है पूरा, है ना। तो एक बार कोई नट राणा जी के दरबार में आया और उसने राणा जी को आ गया, राणा जी मैं नट हूं, रस्सी का गेम दिखाता हूँ। राणा जी ने कहा कौन सी बड़ी बात है, दुनिया के सारे नट क्या दिखाते हैं? रस्सी का खेल। उसने कहा मैं अच्छा दिखाता हूँ। क्यों भाई, ऐसा क्या अच्छा दिखाता है? उसने कहा मेरी नटनी पिछोला क्रॉस कर सकती है। क्या क्रॉस कर सकती है? पिछोला के दोनों साइड में यदि पोल बांध दिए जाए और रस्सी बांध दी जाए तो मेरी नटनी क्या क्रॉस कर जाएगी? राणा जी ने कहा मैं मिला सुबह से मजाक करने के लिए, पिछोला पता है तेरे को कितनी लंबी दिखती नहीं है यहां से वहां तक, और तू कर रहा पिछोला क्रॉस कर जाएगी। और उसने कहा यदि कर जाए तो राणा जी ने कहा आधा मेवाड़ दूंगा, मैं आधा मेवाड़ रखूंगा, आधे मेवाड़ का राजा तू, ये नटनी पिछोला क्रॉस कर जाए। उसने कहा संडे को ही करवा लो। और घोषणा करवाई गई कि भाई संडे को नटनी क्या क्रॉस करेगी? पिछोला। और यदि वो पिछोला क्रॉस करती है तो राणा जी उसको क्या दे देंगे? मेवाड़ का आधा राज्य नट को दे दिया जाएगा। मेवाड़ का आधे राज्य का राजा कौन होगा बाद में? नट। और भाई पूरा मेवाड़ के दूर दूर से लोग देखने के लिए अगर होड़ लगी है, शर्त लगी है जोरदार वाली, और सारे लोग, और नटनी भाई आधी पिछोला क्रॉस करके, कितनी पिछोला क्रॉस करके, और सारी जनता आउटिंग करेगी, यस कम ऑन, थोड़ा सा और बजाए। सब लोग राजी, बस एक राणा जी का कलेजा बैठे बैठे धक धक करे। और राणा जी सोचे कि इधर वाला आधा दूं, इधर वाला, इधर से टैक्स आता है 20,000, इधर से आता है 18,000, इधर वाला दे देता हूँ, थोड़ा बच जाएगा, 2,000 का तो फायदा हो जाएगा। इतने में राणा जी ने नोटिस किया कि उनके पास जो उनके मंत्री बैठे, अक्षपटलिक संधि विग्रह विस्काधिराज बंदीपति अमात्य जो बैठे थे, वो भी राजी हो रहे, मजा आ गया, मजा आ गया, थोड़ी सा बचा है, थोड़ा सा बचा है। तो राणा जी ने पास में जो मंत्री बैठा उसको कह रहे मंगते तू किस बात का राजी हो रहा है? उसने कहा देखो थोड़ा सा ही बचा है, बस क्रॉस होने वाला है, कितना अच्छा चल रही है ना वो। अरे कहा अरे सुन लिचड़ मेरी बात, यदि ये पिछोला क्रॉस कर गई तो मुझे आधा मेवाड़ देना पड़ेगा, और यदि इसको आधा मेवाड़ दिया तो फिर मैं आधे मेवाड़ का राजा बचूंगा, और यदि मैं आधे मेवाड़ का राजा हूं तो मंत्री भी आधे होंगे।
फिर 12 मंत्री क्यों रखूंगा? मंत्री मेरे कितने होंगे? 6। तू जाएगा? उसने कहा तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो राणा जी ने कहा अब सोच ले। तो उसको अब क्या किया जाए? तो उसका बच्चा पास में खेल रहा था, 2-4 साल का बच्चा था, उस नटनी का पास में खेल रहा है। उसने उसको इधर आ रहे थप्पड़ मारा, खींच थप्पड़ मारा। बच्चा रोया, मम्मी मम्मी। कहीं भी हो उसको 2 चीजों का पता हमेशा चल जाता है, ये तो कहीं भी दूध उफनता हो। मेरे आज तक समझ नहीं आया कि लड़कियों तुम्हारे नाक में ऐसी कौन सी ग्रहणांदरियां है कि तुम्हें दूर से, लड़कियों को नहीं महिलाओं को तो पता चलता है, मम्मियों को सबको पता चलता है, ये दूध उफड़ने का पता चलता है। मेरा कई बार ऐसा हो रखा है कि रसोई में मैं वहीं चूल्हे के पास बैठा हूं, खाना खा रहा हूं या बैठा हूं चाय पी रहा हूं, मम्मी बाहर बाड़े में है कहीं पे, जहां दूध निकल रहा है, वहां गायों के पास है, वहां पर है, और मम्मी भाग के आती है, अरे तेरे सामने दूध उफड़ गया, तेरे को दिखाने। मैं कहता हूं हाँ उफड़ गया क्या? तू यही बैठा था, ध्यान नहीं दे रहा है तू, तेरे को सुगंध नहीं है। मगर मेरे को तो नहीं है, वो तो कोई बात नहीं, तेरे को कैसे आई? पर महिलाओं में ये भाई भगवान ने सेंस दिए अलग से। एक ये दिया कि उनका बच्चा कहीं भी रोए उनको पता चल जाता। 100 बच्चों में अपने बच्चे का रोना तो माँ पहचान जाए, और बेचारी ने जैसे सुना कि बच्चा रो रहा है, उसका ध्यान गया, ध्यान का ही खेल है, पूरा कंसंट्रेशन का गेम है, कंसंट्रेशन भटका, उसका गिर गई, और अंदर गिर गए सारे आवाज, अरे मर गई बेचारी। और राणा जी खड़े, राणा जी का मजा आ गया, जीत गए जीत गए। वो बावड़ा नट वही था, उसने कहा राणा जी आपकी जीत हार की लग रखी है, मेरी तो गृहस्थी बर्बाद हो गई, एक ही नटनी थी वो गिर के मर गई। राणा जी ने कहा चिंता मत कर, एक चबूतरा बना देंगे, तुम कई बार यहाँ पर आगे फिर ले लिया करके। किसका चबूतरा है? तो नटने का चबूतरा कहाँ बना हुआ है? पिछोला जी। किसके पास बना हुआ है? पिछोला। एक बात और सुनो, जैसे हम एक रियासत पढ़ रहे हैं मेवाड़, वैसे एक रियासत और थी बूंदी। कौन सी रियासत थी? हाड़ा चौहानों की रियासत थी। कौन से चौहानों की? चौहान वंशधार चौहानों में कौन से चौहान थे? हाड़ा। जैसे गोहिल है, गोहिलों में कौन से गोहिल है? सिसोदिया। वैसे चौहान थे, चौहानों में कौन थे? हाड़ा। तो हाड़ाओं की जो लड़कियां शादी होके जाती थी उनको बोलते हाड़ी रानी। क्या बोलते? हाड़ाओं की लड़की इसलिए क्या हो जाया करती, वो हाड़ी रानी। तो लाखा जी को एक हाड़ी रानी से ब्याह करके गए। ब्याह होने के कुछ 2-4 दिन बाद में लाखा जी एक बार उस रानी के पास महल में बैठ के खाना खा रहे थे, तो लाखा जी ने यूं ही स्वाभाविक रूप से पूछा कि मन लग गया तुम्हारा? रानी ने कहा हाँ। तो भी तुम ये उदास उदास सी रहती हो, और प्लीज यदि मन नहीं लगे तो घूम के आना, बाहर निकलना, अंदर ही अंदर क्या महल में बैठी रहती हो? नौकरों को नौकरानियों को लेके जाना, बाहर चित्तौड़ देखे ना, बहुत सुंदर हमारा चित्तौड़, तुम देखोगी तुम्हारा मन लग जाएगा। उसने कहा नहीं नहीं देख लिया मैंने। कैसा लगा? देख लिया तो? मैंने कहा ठीक है। लाखा जी ने कहा ठीक है केवल? उसने कहा नहीं अच्छा है। लाखा जी ने कहा नहीं ढंग से देख, पूरा आगे से देख क्या? उसने कहा ना अच्छा है वैसे तो, पर बूंदी जैसा नहीं है, क्योंकि खुद कहाँ की थी, और महिलाओं को पीहर से अच्छा कुछ ही नहीं लगे, पीर की चिड़खली चौकी लगे। और उसने कहा बूंदी अच्छा है, और लाखा जी खाना खा रहे थे, जैसे ही उसने कहा बूंदी अच्छा, लाखा जी का हाथ में बीच में रह गया। लाखा जी ने कहा ये रिपीट करना लाइन। उसने कहा अरे बूंदी बहुत अच्छा है, और आप इस बार आओ, पिछली बार तो आप शादी में आए तो दूल्हा तो कहाँ घूमने जाए, इस बार आओ मैं दिखाऊंगा, बूंदी बूंदी है। लाखा जी ने कहा चित्तौड़ से अच्छा है। तो उसको लगा कि नाराज हो रहा है बंदा। उसने कहा ना ना ऐसी कोई बात नहीं, खाना खाओ, आप खाना खाओ। लाखा जी ने खाने की बात नहीं, पहले ये बता चित्तौड़ अच्छा है बूंदी अच्छा? उसने कहा नहीं चित्तौड़ भी अच्छा है। लाखा जी ने कहा सीरियसली बता, चित्तौड़ अच्छा है या बूंदी अच्छा है? उसने कहा बूंदी। लाखा जी ने हाथ धोए, बाहर आए, सेनापति को बुलाया, ऑर्डर दिया कि बूंदी पर आक्रमण करेंगे। इस दुनिया में चित्तौड़ से अच्छा किला नहीं है, और यदि रानी का कहना है कि चित्तौड़ से अच्छा क्या है? बूंदी, तो गिरा दिया जाए, चित्तौड़ अच्छा रहना चाहिए। मंत्री संतरी भाग के, उन्होंने कहा लाखा जी क्या कर रहे हो यार, 3 दिन पहले वहां पे तोरण मार के आए थे, आज वहां जाके अपने तलवारें मारेंगे, कितने बुरे लगेंगे, लोग कहेंगे कि ठीक जवाई है, तीसरे दिन लड़ने के लिए आ गए आप। लाखा जी ने कहा मैंने सौगन खाई है कि जब तक बूंदी के किले को गिराया नहीं जाएगा, मैं अन्न और जल ग्रहण। उस रानी को बुला के लगे, डाकी को क्या कह दिया तूने? रानी आई, रानी ने आकर अब मैं आपसे मजाक भी नहीं कर सकती क्या? लाखा जी ने कहा नहीं, मैंने तेरे से 3 बार पूछा था, सीरियसली बता दे, और तूने कहा था कि नहीं सबसे अच्छा क्या है? बूंदी। अब तो बूंदी गिराया जाएगा भाई साहब। बाद में कोई मंत्री थे सियाने, उन्होंने कहा कि लाखा जी एक काम करते हैं, चित्तौड़ के बाहर एक कमरा बनाते हैं, और कमरे पे लिख देते हैं बूंदी का किला। नकली बूंदी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और एक बार आप ये बूंदी गिरा दो, खाना वाना तो खा लो, और असली बूंदी का आज क्या 6 महीने बाद 12 महीने बाद जाके गिरा देंगे। अभी नया नया ब्याह हुआ है, अभी आक्रमण करने जाएंगे, बुरे लगेंगे। लाखा जी ने कहा जो करना फटाफट करो, भूख लग रखी है। हाथों हाथ चित्तौड़ के बाहर एक कमरा बनाया गया, कमरे के ऊपर लिखा गया बूंदी का किला। इधर लाखा जी पूरी सेना लेके, पूरा माहौल पूरा बनाया एकदम,
सेना लेके रवाना हुए और बाकायदा घोषणा की कि राणा लाखा बूंदी पर आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं। यदि कोई बीच में आने की कोशिश करेगा तो नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा उसे। एकदम पास में घर पास में जाकर बैस वो रहा बूंदी के एक तीर मारो, एक तीर में तो नीचे आ जाए। लाखा जी जैसे ही एक तीर चलाने लगे, सामने की तरफ से एक तीर है। लाखा जी ने कहा देखो रे उधर कौन है। अभी भी अपने देखो एक रिवाज होता है कि जैसे मान लो अपने घर में बहन की शादी है, तो बहन जब विदाई होकर जाती है तो अपने परिवार का एक कोई पुरुष भी साथ में जाता है, भाई भतीजा चाचा कोई ना कोई जाता है, तो वह बहन के साथ में बढ़ जाता है। तो ये हाड़ी रानी जब शादी होके आई थी तो इसका एक 15 साल का भाई साथ में आया था, उसका नाम था कुंभाहाड़ा। क्या नाम था? सैनिक उधर गए, उधर जाके वो देखा कि वो कुंभाहाड़ा उधर खड़ा खड़ा तीर चला रहा है, उस कुंभाहाड़ा को पकड़ के लाए। अलाका जी का यहाँ बड़ा साड़ा है, ये चला रहा है उधर तीर। उसने कहा छोड़ो छोड़ो पहले एक बात बताओ, ये मैंने सुना है कि यार तुमने ये जो कमरा बनाया ये कोई नकली बूंदी बनाई है। कहा यार साइड में आजा, लाखा जी को कसम पूरी करने दे एक बार। उसने कहा नहीं, जब तक एक एक हाड़ा जिंदा है, बूंदी भले असली हो भले नकली, बूंदी नहीं गिरेगी। मेरे आंखों के सामने तुम ये कैसे कर सकते हो कि बूंदी गिरा दी? तुम तो अभी इस नकली बूंदी गिरा के जश्न और मनाओगे और तुम बातें और करोगे बूंदी गिरा दी। अपने से आज सहन हो कल सहन हो। पहले उस लड़के को मारना पड़ा, फिर बूंदी गिराएगी। जब नकली बूंदी के लिए हाड़ाओं ने अपना बलिदान दे दिया तो असली बूंदी जीतने के लिए तो कई लड़ाइयां करनी पड़ेगी। नकली गढ़ दिदो नहीं बिना घोर घमसान, सिर टूटा बिन किम फिरन असली गढ़ पर आन। असली किला जीतने के लिए तो कई सर कटवाने पड़ जाएंगे, तब जाके असली किले पे कब्जा होगा। नकली बूंदी की रक्षा किसने की? देखो, कुंभाहाड़ा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया था। कुंभाहाड़ा डाइड वाइल प्रोटेक्टिंग फेक बूंदी। कुंभाहाड़ा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया था। कुंभाहाड़ा डाइड वाइल प्रोटेक्टिंग फेक बूंदी। कुंभाहाड़ा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया था। कुंभाहाड़ा डाइड वाइल प्रोटेक्टिंग फेक बूंदी। नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा। कल पढ़ेंगे बाकी।